Good afternoon, everybody, and welcome to Kiranadar Museum of Art, Delhi. We are hosting the 6th session of the New Practices talk series. As the name suggests, we are committed to bringing talks and encounters which replenish our sensibilities and novel perspectives of art making. And we have designed it to be dynamic, with artists from across genres and voices. Today is another such special session. The talk series is back with the films edition today, where we look at popular cultures and artistic expressions in the form of filmmaking, fictional and documentary narrative style of video art and satire. This session also invites a larger audience that do not really frequent the art museum by habit, but can consume and appreciate quality content digitally in the form of well-written sets, social satire, and films. KNMA is delighted to host artists Varun Grover and Anurag Verma, two critical representatives the way we have designed the talk series for today, talk session today, we will invite Anurag's video art and we will screen those 3 films, and then we will invite both the speakers to engage in each other's perspectives and articulations. And this is going to be very unique because here we will witness 2 artists talk about each other's works and perspectives and ideas. So this is something very unique that we will witness today. ढलती हुई शाम को देखता हुआ एक मोर। यह मेरा ननियाल है, राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्र में फैला हुआ एक छोटा सा गांव। एक 1000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में तकरीबन 40 मोर हैं। पिछली गर्मियों में पूरे घर को गुलाबी रंग से पोत दिया। पिछले सर्दियों में मेरे गांव में एक मित्र की शादी में शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा ये वॉइस ओवर पहले से एडिटेड एक शादी के वीडियो पे है। ये मेरा दोस्त है जिसका नाम बाबूलाल है। बचपन में हम सब इसे बाबूड़ा बाबूड़ा कह के बुलाते थे, पर शादी के दिन हमने भी इसे बाबूलाल ही बुलाया। इसीलिए बनाया गया है कि कोई गिरे और वीडियो लगाएं और फिर। थैंक यू, नमस्कार। फिल्में हम सब ने साथ में देखी और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अनुराग वर्मा साहब को। इतनी बढ़िया जो फॉर्म को तोड़ने की कोशिश की है। हम जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री समझते हैं, हम जिस तरह से सिनेमा समझते हैं, हम जिस तरह से सटायर समझते हैं, सबको जो एक साथ लाए और एक यूनिक अपना एक आर्ट फॉर्म इजाद किया। और सिर्फ इजाद नहीं किया, उसको लेकर मतलब एक नया एक आसमान खोला है और उसमें कहाँ तक जा सकते हैं वो इन्होंने अपनी ये, जबकि ये इनकी शुरुआती फिल्में हैं, ऐसा अभी आगे तो बहुत काम होगा, बट जस्ट एक जो एक ग्रामर बनाई गई है। सो बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, तो कुछ मैं पूछूंगा, फिर उसके बाद हम लोग ऑडियंस के भी सवाल लेंगे। ज़्यादा नहीं लेंगे और सवाल ही लेंगे, है ना। वो लंबे लंबे जो आप हाँ, मन की बात नहीं लेंगे, ठीक है। निबंध लिख के आप लाए हो तो वो नहीं, सवाल पूछेंगे और अनुराग जवाब देंगे, उस तरह के सवाल होंगे। लेकिन शुरू करते हैं। एक मैं शुरुआती कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। तो एक तो ये कि आपकी जो जर्नी रही है
कि आप JNU भी गए हैं, FTI भी गए हैं, उसके बाद आप जो यहाँ शायद लोगों को नहीं मालूम होगा कि आप अमित दत्ता जैसे इतने मतलब बहुत ही इंटरनेशनली अक्लेम्ड और बहुत ही यूनिक फिल्म मेकर हैं, उनके साथ काम करते रहे, उनकी फिल्मों में एडिट भी किया है और बाकी भी उनके साथ जुड़े रहे हैं उनके साथ एक लंबे समय से। तो ये पूरी जर्नी जो आपकी रही है उसमें आप यहाँ कैसे पहुँचे? आप जितना पहले से शुरू करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं कि हाउ डिड यू अराइव एट दिस एंड ओनली दिस एंड नॉट एट फॉर एग्जाम्पल जो कि FTI से या किसी भी मतलब हिंदुस्तान में जो एक फिल्म मेकिंग का इंक्लूडिंग अमित दत्ता जो कर रहे हैं वो भी एक ठीक है, इंडिया में उस तरह की आर्ट हाउस फिल्में उतनी नहीं बनती हैं, लेकिन वो एक सेट ग्रामर है एक दुनिया में कि फिल्म उस तरह की होती है। सो ये आपने ये जो रास्ता ढूंढा है या बनाया है, एक तो आप वो बताएं कि आपने ढूंढा है, बनाया है, कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस आए हैं और ये जर्नी कैसी रही और कैसे यहाँ तक पहुँचे, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। हेलो चेक इन। हाँ, जर्नी बेसिकली फेलियर ऑफ डिस्कवरिंग अ पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म एंड गेटिंग बोर्ड बाय इट, वहाँ से मैं पहुँचा एक तरह से। तो इनिशियली मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, तो कुछ और करने के लिए, तो बीच में मेरा फोटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट जगा, पोइट्री में काफ़ी जगा, तो पोइट्री की किताबें लिखी मैंने, फिर शॉर्ट स्टोरी में जगा, तो शॉर्ट स्टोरी की बुक लिखी मैंने एक उस टाइम पे। तो इस तरह से सारी आर्ट फॉर्म्स को एक तरह से मैं कर रहा था डिस्कवर कि किस तरह से इस आर्ट फॉर्म में मेरी खुद की आइडेंटिटी या वॉइस किस तरह से आए। तो बहुत सारे इस तरह की फेलियर टू पिक आउट समथिंग, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से डिस्कवर किया जाए। तो मेरे हिसाब से आर्ट के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्म का मिलना किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो धीरे धीरे करके एक फॉर्म मेरे हिसाब से डेवलप हुई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि एक जयपुर पे कुछ मैं लिखूं, नाहरगढ़ के बारे में, कि एक बड़ा यूनिक फिनोमेना है कि रंग दे बसंती की वहाँ शूटिंग हुई, तो शूटिंग की वजह से एक सिटी का एक लैंडस्केप किस तरह से चेंज होता है और वहाँ का एक कल्चर, पॉप कल्चर में चीज़ें किस तरह से इंक्लूड होती है। तो उसका नॉवल मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे 3 साल लग गए और मैं लिख नहीं पाया। लेकिन जब मैंने ये वीडियो डायरी बनाई तो वो 5 दिन में मेरे से हो गई, क्योंकि वो फॉर्म मेरी जो जिस तरह से एक थोड़ा सा मैसी स्टाइल की थिंकिंग है उसके अंदर वो काफ़ी फिट बैठती है। तो वो धीरे धीरे मतलब हर फॉर्म से बोर्डम के बाद में इस फॉर्म पे पहुंचा हूँ एक तरह से। तो वो एक जर्नी है। और बाकी तो कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से आप अपनी सबकॉन्शियस को किस तरह से ट्रेन करते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो चीज़ें वो किसी ना किसी फॉर्म में निकल के आ ही जाती हैं। तो ये भी जो चीज़ है इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग से ही आती है, जो कि आप फिल्मों को देख के या डिफरेंट तरह के आर्ट फॉर्म्स को देख के उसको आप एक ट्रेन करते हो। तो यही एक प्रोसेस है मेरे हिसाब से। अच्छा, बहुत संक्षिप्त में जवाब दे दिया आपने। तो लेकिन इन्फ्लुएंसेस जैसे आपने कहा इसमें बहुत सारे हैं, तो कौन कौन से या किस तरह के इन्फ्लुएंसेस रहे हैं दुनिया भर के? इन्फ्लुएंसेस मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई करी थी तो वो उनके बुक्स वगैरह के भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। बाकी जैसे मुझे एंडी वॉरहोल का काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉप कल्चर के अंदर आप किस तरह से अपनी बात कहते हो। एंडी वॉरहोल का या फिर मार्शल दुशाम की जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। या फिर जिम जारमुश है तो अमेरिकन फिल्म मेकर, उसको वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आकी काउरस्मा की है फिनलैंड के फिल्म मेकर। तो बेसिकली ऐसी फिल्में जहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रक्चर ना हो कि आप किसी स्टोरी पे पहुँच रहे हो या फिर A, B और एंड में आपको जब सस्पेंस खुलेगा तो मजा आएगा, वो फॉर्म मुझे उतनी पसंद नहीं आती। मतलब मैं तो खुद चाहता ही नहीं कि सस्पेंस कुछ मिले किसी भी स्टोरी के अंदर। तो बेसिक एक लाइफ लाइक जो स्टोरी चलती है तो वैसी ही चलती रहे। तो वो मेरा एक अटैम्प्ट था। और उसके अंदर हाउ टू प्रेजेंट मेनी कोडेड इन्फॉर्मेशन in a cinema as a device, as a memory device, as a capturing of a particular moment। तो उसमें भी मेरा काफ़ी सारा इंटरेस्ट है। तो इसके अंदर भी काफ़ी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है, एक कम्युनिटी की, एक प्लेस की। तो वो सारी उसके अंदर से किस तरह से आप उस कोड उसमें ढालते हो, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और दैट टू विद ह्यूमर। सो हाँ, सब तो ऐसे काफ़ी सारी मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं। इवन अमित दत्ता की जो फिल्म्स हैं वो भी मुझे बड़ी पसंद है। तो उनकी एक जो क्रमशः फिल्म है उसमें भी वॉइस ओवर इसी तरह का है। मणि कौल की जो फिल्म है
जैसे उसमें कि उस गांव में भूतों का पेड़ हुआ करता था, वहाँ ये निवास हुआ करता था, वगैरह वगैरह। ऑल्दो उनका जो कंटेंट और वो सारी काफ़ी डिफरेंट है, बट मुझे ये डेडपेन स्टाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो वो काफ़ी सारे मतलब मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस का वो निचोड़ एक तरह से है सबकॉन्शियस ट्रेनिंग के अंदर, तो वहाँ से आता है। और बाकी चीज़ें मतलब एक जैसे कहीं भी दलित रिप्रेजेंटेशन भी जो होता है सिनेमा के अंदर या फिर किसी में, तो या वो ज़्यादातर दो तरह का होता है। या तो आप उनकी दयनीय स्थिति पे बात करते हैं, तो उसमें बड़ा ही विक्टिम टाइप का सेपिया टोन में कि वो हमेशा दुखी रहते हैं, तो दलित मतलब वो दुखी है परमानेंटली। या फिर दूसरा होता है वो एक्स्ट्रा असर्टिव कर देते हैं उसी गिल्ट के मारे कि बहुत हीरोइक है रजनीकांत, और मतलब काफ़ी हीरो। तो दोनों से दूर मुझे लगा है कि क्यों ना ऐसी कहानी कहा जाए जिसमें ये चीज़ इतनी अंडरलाइन भी ना हो, बट इट्स लाइक फ्लोइंग लाइक लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जो दूसरी कहानी है उसके अंदर ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉलोनी टू लिव इन, इट्स एन अम्बेडकर नगर, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, रोड्स भी नहीं है अच्छी, तो वो एक प्रॉब्लम है गेटवाइजेशन की। लेकिन उसके साथ एक कम्युनिटी का जॉय भी है, सेलिब्रेशन भी हैं, फेस्टिवल्स भी हैं, एवरीडे ह्यूमर भी है काफ़ी तरह का। तो मुझे लगता है कि ये भी एक आइडिया था कि इसको मैं किस तरह से खोलूँ, ये जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ना करके जस्ट पीपल लिविंग देयर लाइफ एंड दीज थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग इन दैट। तो वो भी मेरा एक आइडिया था इनके थ्रू। एंड ऑल्सो टू दैट शेयर जॉय ऑफ प्लेइंग विद द फॉर्म, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है कि एक फॉर्म चल रही है उसको तोड़ दो फिर कुछ लेके आओ, दैट इंटरेस्टिंग वायलेंस ऑफ आइडियाज। सो आई रियली लाइक दैट as a creative. So हाँ, it's a mixture of these things. Okay, तो इस फॉर्म के साथ जो पहला आपने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद है वो किस तरह का था? मतलब हाउ डिड यू अराइव एट दिस लेवल ऑफ फिनेस? फॉर एग्जांपल ये जो फिल्में हैं या ये एकदम ही शुरुआती हैं कि आपने इससे पहले कुछ? पहले मैंने काफ़ी किए थे, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह काफ़ी बनाई थी, 2-3 बनाई थी। एक JNU के अंदर मैंने बनाई थी एक फिल्म, हॉस्टल का कमरा, बट वो ऐसी फिल्में थी जो मैंने कभी रिलीज़ नहीं की। मैं भी देखता था, फिर 2 दिन बाद मुझे लगता था कि ये क्या है, कि इसका क्या सेंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो सेल्फ डाउट बड़े इनिशियली क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होते हैं एक तरह से, बट स्लोली आई थिंक आफ्टर पॉइंट यू अंडरस्टैंड कि ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो मेरे लिए काफ़ी सूटेड है, जो मेरा इनफैक्ट जो मेरा माइंड भी वो इतना अटेंशन उसका इतना कम है कि आई रियली लाइक कि कोई आइडिया वो बॉम्ब की तरह मेरे दिमाग में आता है एंड देन इट शुड लाइक गो राइट अवे, आई कांट वेट फॉर इट, सो इट शुड गो इन 3-5 days or 3-7 days. So this kind of particular form then becomes very enjoyable because those 5 days are for me are the I really enjoy in that. But after उसको थोड़ा elongated कर दूँ, मैं उसके साथ रहूँ, like this was my personality to pick a subject and stay with it for years. So in that sense it works, this particular kind of form which has a certain speed to it, even in the ideas, even in the form there is a speed in it. So I like that thrill. Yeah. और आपका एक मतलब जनरली जो मैंने देखा है, बाकी भी आपके जो इंस्टाग्राम पे जो जिस तरह के आप वीडियोस बनाते हैं, एक टोन जो है आपके काम में हमेशा से वो एक थोड़ी बैरागी वाली टोन है। बैरागी एज इन थोड़ा डिटैच्ड टोन है। आप यू नेवर गेट टू एक्साइटेड और टू डाउन आइदर वेज। तो वो एक वो आप कहाँ से लाए हैं और वो क्या जिंदगी ने आपको दी है या आपने उसको कल्टीवेट किया है, वो किस तरह से आई है वो टोन जो है जिसमें कि बहुत सारे, जैसे आपके पॉडकास्ट भी हैं जहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों को, बहुत सारी जगह ऐसा हमको लगता है कि यहाँ पे ये बात शायद आपको बोलते हुए गुस्सा आ रहा होगा लेकिन आप वो जाहिर नहीं करते हैं। यहाँ भी जैसे इन 3 फिल्मों में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ injustice which is part of the scenery or part of the system जो दिख रहा है, लेकिन वो उसका जो आपका बयान करने का अंदाज है वो बहुत डिटैच्ड और कई बार ह्यूमरस भी है, सटायर भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर कहीं गुस्सा है या वो है ही नहीं, या वो है और वो अभी नहीं आया है? गुस्सा तो है लेकिन वो काफ़ी कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर निकल के आता है। वो शायद बचपन से इसी तरह की, जिस तरह की अपब्रिंगिंग वगैरह है। जैसे बचपन में मेरा एक टीचर था, वो डेली स्कूल आता था और बिना बात के किसी को भी चाटा मार देता था, लाइक लिटरली हिल कम एंड पटाक।
तो ऐसे मेरे 2-3 बार पढ़ा, तो वहीं से मैंने समझ लिया देयर इज़ अ पेन इन लाइफ फॉर नो रीज़न। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हुई कि क्योंकि सैडनेस भी एक तरह से मैं मानता हूँ हैप्पीनेस के हैंगओवर है, जो कि मुझे धीरे धीरे समझ आया। सो इवन नाउ आई ट्राई टू नॉट गेट टू एक्साइटेड बाय एनीथिंग, आई शुड कीप समवेयर इन द मिडल। सो दैट आई थिंक ऑल्सो कम्स फ्रॉम मेडिटेशन का भी इसमें थोड़ा एक रोल है कि आप बीच में रहो, ना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। मैं जब भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ फिर अगले दिन बड़ा दुखी हो जाता हूँ, या बड़ा दुखी हो जाता हूँ तो फिर कुछ और, तो मैं लेट्स कीप समवेयर इन द मिडल बिकॉज। और एक और चीज़ है कि आपको एक अपनी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। तो मुझे पता है मेरी लिमिटेशन कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा करके कुछ चिल्ला के कुछ कह दूँ तो ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड ओज मी समथिंग और वो फिर मेरा कुछ सुनेगी। सो दैट ऑल्सो आई एम अवेयर दैट होल आइडिया ऑफ बीइंग अलोन लाइक एवरी इंडिविजुअल इज। सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कीप इट मोर डिटैच्ड और मोर deadpan kind of a thing, जिसमें मुझे खुद को भी बड़ा मज़ा आता है, like deadpan उसके स्टाइल के अंदर। At some point, do you see yourself making a full-length film in this format? I am currently trying to make one. तो इस तरह की काफ़ी सारी फुटेज मैंने रिकॉर्ड की थी अभी पिछले कुछ दिनों में, तो उसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। तो वो भी जैसलमेर और जोधपुर और उन एरियाज़ में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ पे बेस्ड है। बट मेरा प्रोसेस इस तरह का होता है कि मैं फुटेज देखता हूँ, देन समथिंग कम्स आउट ऑफ दैट एंड इट फ्लोज ऑर्गेनिकली। सो इवन आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग इन दैट जोन एंड इन फैक्ट दैट होल आइडिया ऑफ मिस्ट्री एंड द मैजिक, आई रियली एन्जॉय दैट। सो मुझे भी नहीं पता कि वेयर विल आई गो फ्रॉम देयर, but I am going through the footage and something interesting is coming out of that, so let's see. Yeah. अच्छा, एक और चीज़ जो हमने नोटिस की इन फिल्मों में वो ये कि you mostly work alone. आप शूट भी आप कर रहे हैं, कुछ तो फाउंड फुटेज है लेकिन कुछ जो है जो आपने शूट किया है जैसे वो पीकॉक वाला, तो आप शूट खुद कर रहे हैं, एडिट आप कर रहे हैं, साउंड डिज़ाइन जो भी सब कुछ। So do you feel you can work alone only or do you think collaborative में कुछ और होगा या आप नहीं करना चाहते हैं? मतलब इसके पीछे क्या कारण है? काफ़ी सारे एक तो मुझे बड़ा गिल्ट हो जाता है किसी के साथ कोलैबोरेशन करके, मुझे लगता है इसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझसे होता नहीं। तो वो भी एक चीज़ है बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव गुड मनी टू पे एंड एवरीथिंग। फिर दूसरा ये भी होता है कि एक एग्जैक्टली इस तरह की फिल्में जहाँ पे पहले से सब कुछ पेपर पे रिटन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं दूसरे को समझाऊं कैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट बिकॉज इवन आई डोंट नो वेयर दिस होल थिंग इज गोइंग ऑन। थर्ड, टू फाइंड समवन, I mean it's very difficult to find someone who can understand what you want to do. So I work alone, like my podcast is also, there's no team, or in this also there's no team, so everything I do by myself, which is quite a lot some days, but the whole process is quite nice. मोदी जी की तरह खुद ही करना पड़ता है सब कुछ ऐसा। अच्छा, तो एक दो सवाल और मैं पूछूंगा फिर आपके पास आऊँगा। बस ये कि तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे हमारा सिनेमा है या टीवी है, आजकल इतने सारे OTT चैनल हैं। इनफैक्ट आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, दहाड़ नाम का अभी जो शो आया है प्राइम वीडियो पे, उसमें अनुराग वाज द कंसल्टेंट फॉर द कास्ट डायनेमिक्स एंड डिपिक्शन ऑफ कास्ट इन द शो, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द शो कि उसमें इतनी सही तरीके से जो गणित है और वहाँ की डायनेमिक्स है डिपार्टमेंट में भी और शहरों में भी, और किस तरह से कोई भी केस ऑफ इनजस्टिस होता है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाता है, बहुत सारी डायनेमिक्स बहुत अच्छी थी। बट फिर भी मैं जनरली जानना चाहता हूँ कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो सबसे ज़्यादा मतलब आजकल कंज्यूम हो रहा है, वो भले ही वो बिग बजट फिल्में हो या मिडिल ऑफ द रोड, जिसको अब हम आजकल मतलब आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव की फिल्में ही अब मिडिल ऑफ द रोड रह गई हैं। अब रोड इतनी चौड़ी हो गई कि सब ही मिडिल ऑफ द रोड है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? एंड डू यू एवर सी योरसेल्फ, डू यू काइंड ऑफ सी योरसेल्फ इफ नॉट contributing or making something like that? Do you detest it? Do you have any thoughts?
No, I don't know. I don't watch lot many films or OTT. वो उतना मैं अभी मतलब कुछ सालों से I think I completely switch off एक तरह से कर लिया. So I don't know much about that. But I don't know. Like the whole thing comes down to the idea of self-expression. So what exactly are the things which are bothering an individual, and what are the kind of experiences that individual had, and how that individual have trained his or her subconscious mind. So if those things are natural to that, like the idea of politics, the idea of caste, or these things, अगर वो सारी चीज़ें अगर natural हैं, then and these are flowing organically, then it becomes very interesting. अगर इसके अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का कुछ लेना देना ही नहीं है, and they are still making it, then the whole idea of politics and these things may also look a little off, which I see that happens lot many times, that people are not that much bothered by it, but somehow it sells. So lot many people are making it, but yeah, I don't know much about, to be very. मैंने दहाड़ भी नहीं देखी, सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं कि what is going on. Yeah. और ये जो फिल्में हैं, ये जो अभी हमने देखी, या इस और भी हैं आपकी, एक वो हेलीकॉप्टर वाली है एक, तो ये फिल्में जो हैं ये उन किरदारों ने देखी हैं जिन पे हैं, या जो इसमें, और उनका क्या रिएक्शन रहा, जैसे गांव की जो फिल्म आपने बनाई है, या? हाँ, एक्चुअली कंज्यूमर जो भी कोई कंज्यूम करता है वो कैसे फिल्म को जज करता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो गांव में आजकल तो सबके पास सेल फोन वगैरह हैं, तो वो ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं. तो वो जो देखते हैं वो कहते हैं ये वाला हमारा मोड़ दिख गया, तो दे आर लुकिंग एट द रिलेटेबिलिटी, दैट रिलेटेबिलिटी ऑफ एनिमल. ये गाय वो तो यही है जो बगल में है, थिंग्स लाइक दैट. बट दे, हाँ, वो ये लोग देखते हैं. और एक हम भी कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये हम सब्जेक्ट को दिखाएंगे या फिर ये फिल्म में तो शायद उनको समझ नहीं. ऐसा नहीं है, वो कोई ना हर कोई एक फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ दे कैन फाइंड समथिंग relatable, or they can also understand it very well, because cinema is also a memory box kind of a thing. So I think people can find something interesting. So you don't need to know about like इसके references भी ज़रूरी नहीं है प्रूस्ट के बारे में या फिर इन चीज़ों के बारे में. The people can relate to that. तो वो हाँ, वो सेल फोन्स वगैरह में बीच में देख लेते हैं कुछ खाना वाना खाते टाइम जैसे. तो अब हम यहाँ से सवाल लेते हैं कुछ 4-5, ख्याल से आधा घंटा है हमारे पास, 35 मिनट हैं. तो हाथ खड़ा कीजिए या खड़े हो जाइए. और माइक है क्या हमारे पास? हाँ, तो यहाँ सबसे पहले इस कोने में एक. हाँ. Hello, am I audible? Yeah, so I was just wondering, first of all, just two brief questions. One is related to Anurag's method. You said that you sort of discover what you want to say on the editing table. So is it always the case, or do you decide first कि मुझे ये बोलना है, this is what I want to say, and then sort of shoot around it and then discover it, or just shoot random footage, have rough ideas, and then sit on the editing table, collate it with music and text? So that. And also one thing, the people we saw in the video, I mean, again, this sort of reflection moment, but were we really laughing with them, or were we laughing at them? There's a question that I sort of figured out. I mean, I was just contemplating it, so I just wanted to throw it around. Yeah. हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो कोई भी आर्ट का एक प्रोसेस है, चाहे पेंटिंग हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कि आप सामने क्या देख रहे हो और उस चीज़ से आपके दिमाग में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं या फिर किस तरह की चीज़ें आ रही हैं. तो अगर आप शायद मतलब जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो उन्हें पता है मैं फूड वो वाले बनाता रहता हूँ, फूड वीडियो डायरीज. तो जिसमें कोई भी आम है तो आम से क्या तरह आ रही हैं, उसकी पॉलिटिक्स किस तरह से आ रही हैं. सो इट ऑर्गेनिकली कम्स, लाइक मैं आम को देखता रहता हूँ और जो भी मेरे थॉट्स आते हैं आई राइट इट डाउन. सो दैट्स द होल प्रोसेस. जैसे जावेद अख्तर का एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब खिलता कमल, वो जो भी है वो उसमें चलते रहते हैं. तो दैट play of subconscious I really like. So initially that's what I said, that you have to really train your subconscious to create something which has some kind of a magic in that. तो मैं भी इसलिए इसी तरह से करता हूँ. जब मैं शूट कर रहा होता हूँ then I can get some idea that
how it is going to flow or something, like a little bit of sense कि ये कहाँ जा रहा है. But yes, editing table पे ही आता है mostly जिस तरह से मैं work कर रहा हूँ. Since I am an editor by training, so the editing becomes a very important tool. The second question is that it like about the humor, laughing with them, at them. तो ये मैं जहाँ से आता हूँ, जिस शेखावाटी रीजन से, तो वहाँ पे कॉमेडी ही होती है पूरा टाइम. लाइक जो लोग परिवार में भी एक तरह से बात करते हैं तो एक दूसरे पे सरकाज़म, इन अ गुड वे, एक दूसरे पे सरकाज़म, हर जगह पे लाइक कॉमेडी ही चलती है. तो उसी तरह का माहौल है. तो इस पे भी हम लोग साथ में ही हंसते हैं, नॉट लाफिंग ऑन देम बिकॉज आई बिलोंग टू दैट. तो मेरी खुद का ही परिवार है, उन पे मैं क्या हंसूँगा. सो या वी रियली एन्जॉय दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ह्यूमर विच इज़ वेरी रूटेड टू दैट रीजन. या आप ये आम और मोर और आप किसी के सिंबल चुरा रहे हैं आप. अगला. हेलो. आप सबसे मतलब बड़े कंटेंट क्रिएटर ही वही. अगला सवाल कौन? हाँ जी. हेलो, नमस्कार. मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी फिल्में में और राजस्थान के गांव में जो और सोसाइटी में जो महिलाओं की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे पैट्रियार्की है और लिमिटेशन है महिलाओं पर, लेकिन उसके बाद में वो एक्सेप्ट करके इसको उसी सिस्टम में परिवार में रह के जो उनके लाइफ में कॉमेडी है या जो उस जीवन को पूरा जीती हैं, वो इस पैट्रियार्की को एक्सेप्ट करके फिर भी वो वहाँ पे एट लिमिट खुश है, तो उसको आप कैसे देखते हो? नहीं मतलब मैं क्या देखूँ इसमें. मतलब वो जो बेसिकली सिचुएशन है वो. हाँ, वो अब एक अलग डिबेट का हिस्सा है. तो मतलब बड़ा लंबा पैट्रियार्की और वो जो सिचुएशन है वो तो एक पूरा अलग ही डिबेट है. तो उस पर शायद कभी अलग से बात की जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा टॉपिक है राजस्थान के बारे में. Since you are bending and breaking the form, तो आपको ये डर था कि ऑडियंस कैसे रिसीव करेगी या फिर पूछेंगे कि इफ़ एट ऑल they'll understand, और was it like a form of self expression, मैं खुद के लिए ये आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ? नहीं, वो इनिशियली काफ़ी सारा इस चीज़ को लेकर वो थे डाउट्स वगैरह. तो ये भी एक तरह का प्रोसेस है कि आप एक सेल्फ कॉन्वर्जेशन, सेल्फ डाउट और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी इसके अंदर आता है इनिशियल लेवल पे. बट आई थिंक पेंडेमिक जब शुरू हुआ था एंड सैडली देयर वाज द होल डेथ अराउंड एंड एवरीथिंग, एंड खुद को भी ऐसा लग रहा था कि शायद हम भी कल जिएंगे या नहीं जिएंगे. सो दैट सेंस ऑफ डूम, ऑफ एग्जिस्टेंशियल ड्रेड गिव मी सम काइंड ऑफ करेज कि अभी जब कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कल. तो ये सारे पेंडेमिक के टाइम पे मैंने बनाए थे. जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, आई वॉज लॉक्ड इन माई हाउस. तो उसने मुझे एक तरह से काफ़ी लिबरेट कर दिया. मैंने कहा इफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड देन आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग एंड दैट्स हाउ आई पुटिंग थिंग्स ऑनलाइन विदाउट रियली वरिंग अबाउट हु इज़ गोइंग टू वॉच. बिकॉज मैं बता दूँ, इससे पहले आई थिंक आई मेड इट इन 2020. उससे पहले मैं रेगुलरली डेली कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई पोएम वगैरह लिखता था. बट उसकी ऑडियंस सिर्फ 2 लोग थे, वो भी मेरे दोस्त थे. उनको भी वो भी पता नहीं पढ़ते या नहीं थे, वो गुड जॉब ऐसे लिख के आता था उनका. बट वो वही थे 2 लोग. तो मैं लाइक आई हैड नथिंग टू लूज. लाइक मेरे पास कुछ था ही नहीं. आई कैन गेन 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 5 हो सकते हैं. तो मुझे इस तरह का कोई डर नहीं था. और दूसरी बात, मेरे को उस टाइम तक एक कॉन्फिडेंस भी आ गया था अपनी फॉर्म के अंदर, बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड आई फेल्ड इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. फाइनली आई न्यू दैट हाँ, दिस इज द मोमेंट. सो या दैट्स ऑल. जब तक अगला सवाल आता है, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि बचपन में किस तरह का मीडिया या लिटरेचर यू कंज्यूम, और अभी भी कोई पसंदीदा लेखक हैं, राइटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड? बचपन में तो कुछ कंजम्पशन तो जितने भी जो बच्चे पढ़ते थे उसी तरह की चीज़ें थी. चंपक वगैरह, नन्हे सम्राट, बाल सम्राट वगैरह, वो सारी चीज़ें थी. लेकिन बचपन में एक चीज़ ये थी कि पापा मेरे सिविल उसमें सर्विसेज में थे, तो ट्रांसफ़र्स बहुत ज़्यादा होते थे. तो मैंने 12 स्कूल्स चेंज की, 12 क्लास तक. तो हर साल कोई ना कोई ट्रांसफ़र होता रहता था. तो दैट सेंस ऑफ वॉन्डरिंग समहाउ
really, I mean, it made me a loner for sure because there is no archival of my childhood, because archive आपके दोस्तों से बनता है, तो दोस्त आपके चेंज होते रहते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, तो पता ही नहीं रहता. तो वो सारी चीज़ों से भी आप एक तरह का आर्ट एक तरह से आर्ट नहीं क्रिएट होता, बट दैट सेंस ऑफ किस तरह समझाऊँ कि वो जो इनकम्प्लीट चाइल्डहुड को भी आप कंप्लीट करते हो किसी ना किसी तरह से, या फिर इन फिल्मों से भी एक तरह से आप वो इनकम्प्लीट आर्काइव्स जो हैं वी ट्राई टू कंप्लीट इट इन सम सेंस. उसके बाद राइटर्स वगैरह तो काफ़ी सारे थे. जब स्पेशली कॉलेज में आए तो शुरुआत तो एग्जिस्टेंशियल निहिलिस्ट और इन सब लिटरेचर से हुई, जिसको शायद मैंने गलत पढ़ लिया और आई गॉट वेरी सैड आफ्टर रीडिंग दैट. ऑल्दो मुझे बाद में थोड़ा समझ आया कि हाँ, आई वॉज रीडिंग इट रॉन्ग फॉर मैनी ईयर्स. तो वो सारी चीज़ें हुई. देन ऑब्वियसली यू रीड लॉट ऑफ थिंग्स. फिर JNU गया, देन डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स मैंने पढ़ना शुरू की. देन फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो अबाउट द आइडिया ऑफ आइडेंटिटी और सोसाइटी किस तरह से हमारी ऑपरेट करती है, उसका आर्टिकुलेशन एक तरह से मुझे समझ आया, या फिर जिसको मैं भी जी रहा था खुद भी अपनी पर्सनल लेवल पे, तो हाउ टू आर्टिकुलेट दैट एंड व्हाट दैट थिंग इज़. तो वो मुझे वहाँ पे उनकी राइटिंग से समझ आया. तो इस तरह के काफ़ी सारे थे. हिंदी के भी काफ़ी सारे राइटर हैं. राजकमल चौधरी हैं, वो मुझे बड़े मज़ेदार राइटर लगते हैं. या फिर मनोहर श्याम जोशी का ह्यूमर मुझे आई रियली लाइक दैट. कसप यू ऑल्सो रिटन ऑन दैट, सो मुझे बड़ी पसंद है दैट काइंड ऑफ ह्यूमर. तो हाँ, तो इस तरह के काफ़ी सारे राइटर हैं. मेरे ख्याल से तैयार है. हाँ, हाय अनुराग, आपने बोला कि सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन में. तो आप उसकी ट्रेनिंग का कुछ प्रोसेस है, आप कुछ अवॉइड करते हैं कॉन्शियसली सम काइंड ऑफ कंटेंट? दैट्स द क्वेश्चन. प्रोसेस तो कुछ नहीं है, मतलब यू बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कि ऑब्जर्वर, यू आर अ गुड ऑब्जर्वर. तो पॉइंट है कि हमारी आंखें देख भी क्या पाती हैं किसी जगह पे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं अगर हम ढंग से अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे हैं किताबों के थ्रू, या फिर सोसाइटी किस तरह से फंक्शन कर रही है उसके थ्रू. तो एक ही जगह पे एक इंसान कोई और चीज़ देखेगा, दूसरा जो आर्टिस्ट होगा वो कुछ और चीज़ देखेगा. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर तरह की चीज़ें पढ़ें, चाहे वो साइकोएनालिसिस है या फिर सिनेमा है या म्यूज़िक है, पोएट्री है, नॉन फिक्शन भी है. तो ये सारी चीज़ें पढ़ के और फिर उसको आपको ये भी देखना है कि इसके अंदर मैं अपने आप को कहाँ देख पाता हूँ इन सब चीज़ों के अंदर. आई मीन इट शुडंट ऑल्सो बी फेक बिकॉज यू रीड समथिंग एंड देन यू आर डूइंग दैट थिंग. तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है कंजम्पशन का. थ्रू दैट यू ऑब्जर्व थिंग्स, आई वुड से, like which are worth observing. Yeah. आप बोर्डम और वेलापंती के भी बहुत बड़े फैन हैं. ये आपका एक पूरा एक फिलॉसफी है एक, तो इसको जरा समझाएं. मैं भी समझना, मैंने देखा है कि आप उस पर काफ़ी बात करते हैं. एंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो यू फाइंड स्टफ विच इज़ यू नो वेयर पीपल आर प्रॉब्ली जस्ट एंजॉइंग बीइंग बोर्ड. तो ये कहाँ से आपके अंदर आई ये बात, और फिर इसको ज़रा ये फिलॉसफी की थोड़ी व्याख्या कर दें. ये तो काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं. यूरोपियन इनफैक्ट सिनेमा और लिटरेचर देखें वो पूरा बोर्डम पे ही बेस्ड है. लाइक देयर इज नथिंग हैपनिंग इन देयर बुक्स, देयर इज नथिंग हैपनिंग इन देयर फिल्म्स, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर इज समथिंग लाइक फ्रॉम कामू दोस्तोयेव्स्की टू सम, और प्रूस्ट भी एक तरह से, मतलब बहुत सारे जितने भी हैं, इवन सिनेमा भी जो है. तो वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि एक इंसान बोर्डम को किस तरह से डील करता है. तो जब भी मैं देखता हूँ कि somebody is having a music in the boredom, that really makes me very excited. For example, जैसे पुनीत सुपरस्टार का मैं एक देख रहा था, तो इनिशियली जब I watched his video where he was screaming when he started. So he is screaming, वो गुड़गांव के कोई पुल के नीचे, वो एक बाइक के पीछे screaming, और scream उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही. It's going on for मिनट से भी ज़्यादा. मैंने कहा व्हाट इज़, ये क्या चीज़ है यार. आई वॉज लाइक एस्थेटिक शॉक उसको देख के. मुझे लगा तो ये तो एडवर्ड मंच की पेंटिंग है, वो एक स्क्रीम जो उनकी पेंटिंग है. सो इट वॉज लाइक दैट. फिर मैं उसके वीडियोज़ देख रहा था, फिर देखा तो वो एक कमरे में बंद होके कान में अगरबत्ती डाल के मुंह अपना रंग के बैठा है. नथिंग इज़ हैपनिंग. अभी तो बहुत कुछ होता है. दैट टाइम नथिंग वॉज हैपनिंग इन दैट वीडियोज़. सो आई रियली एन्जॉयड दैट. मैंने कहा हाउ पर्सन इज डीलिंग विद टाइम, हाउ इज किलिंग इट. एंड आई और वो मुझे लग रहा था कि ये दैट्स लाइक नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड भी ऐसी लिखी होगी दोस्तों की.
एक्सट्रीम बोर्डम के अंदर। सो ऐसे कोई भी मैं आर्टिस्ट देखता हूँ या फिर ऐसे कोई भी मैं लोग देखता हूँ जो कि उसके अंदर से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हाँ क्लिक कर जाता है मुझे सबकॉन्शियसली। जो मैंने पढ़ा लिखा है, मैं आई ट्राई टू, जैसे मैं जो मैंने पढ़ा है मैं उसके कैरेक्टर्स ढूंढता रहता हूँ कि जो मैं पढ़ तो लिया लेकिन वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ वो क्या हो सकते हैं। तो मैं हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ वो कैरेक्टर्स या फिलॉसफी या कोई राइटर की कही गई बात उसको मैं ढूंढता रहता हूँ, तो वो मुझे बड़ा किक देता है। और लूजरिज्म की फिलॉसफी भी है कि यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ लाइफ, तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि टू क्रिएट, विच इज़ ऑल्सो मतलब एक बुद्धिज़्म की भी फिलॉसफी है कि एक फ्यूचर को आप इतना नहीं हो, या फिर दैट आइडिया ऑफ होल हैविंग टू मच सस्पेंस ऑफ द फ्यूचर दैट समथिंग इज एक्साइटिंग गोइंग टू हैपन, वो मुझे होता ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं होना यही चलता आना है। बट द पॉइंट इज दैट आई शुड एंजॉय व्हाट इज इन माई हैंड, दैट इज़ द ओनली थिंग आई हैव। आई हैव नो सस्पेंस फॉर द फ्यूचर, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन कि कुछ होना है कुछ नहीं होना, बट व्हाट इज today I'll enjoy it. So that's also a loserism philosophy which I really like, which is completely opposed to a professionalism और जिस तरह का एक हर चीज़ सोच समझ के की जाती है। 10 साल पहले ही आपने प्लान कर लिया। हाँ, मतलब कंपटीशन से हट के जो अपनी एक दुनिया है, जो भी विकास से दूर खड़े लोग, तो वो हाँ, विकास से दूर खड़े लोग है ना, ये बढ़िया बढ़िया, ये तो अच्छा एक मतलब इफ यू आई नो बिकॉज द इनहेरेंट पैराडॉक्स है कि आप इसको यू कांट मेक इट अ कल्ट, otherwise you would have been very very I think successful, but the paradox is you can't make it a cult because that takes work and work is the I mean the philosophy is against work. नहीं, बट मैं एक लूजर मैनिफेस्टो लिख रहा हूँ, रियली अच्छा, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो शायद यूथ को काफ़ी इंस्पायर करेगा वो। और बढ़िया, अमेजिंग। तो और इनफैक्ट वो भी लाइक आनंद से मेरी बात हो रही थी कि हम एक बुक लिखने वाले हैं, जैसे शिव खेड़ा की किताब आई थी जीत आपकी, तो जैसे हार आपकी, ग्लोरियस फेलियर। हाँ, वो यू कैन विन है ना, ऐसा वो यू कैन लूज, हाँ यू कैन लूज बिकॉज वी आर गोइंग टू फेल मोस्ट ऑफ द टाइम। वो एक विन वगैरह बहुत छोटे टाइम पे आते हैं, तो फेलियर को भी वी शुड सेलिब्रेट। एंड या आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि इस किताब का सक्सेस रेट ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादातर लोग मानेंगे कि किताब वर्क कर रही है इसलिए मैं फेल हुआ। तो वो जो विन में मुश्किल है, विन परसेंटेज 5 ही होती है इस दुनिया में, इतना कंपटीशन है। 95% पीपल आर ऑलरेडी यू नो व्हाटएवर सक्सेसफुल एट लूजिंग। सो इवन आर्ट वर्ल्ड के अंदर तो फेलियर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ विक्ट्री, तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, काफ़ी। अब इससे ज़्यादा आप मैनिफेस्टो में पढ़ेंगे आगे की बातें। पूरा मैनिफेस्टो यहाँ दे दिया तो फिर कोई अभी आज ही डाल देगा यूट्यूब पे। वो भी एक लूजर पब्लिशर को जी, अगला सवाल। आपकी जो अभी फिल्में हमने देखी, दे ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी थी बहुजन स्पेसेस की। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द, if you go down that route, personal and external challenges if you go about doing observational comedy regarding Savarna spaces or off Savarna spaces? हाँ, वो करता हूँ मैं। I don't know if you follow my Instagram, अशोका पे भी बनाया मैंने एक, और एक मेरा कैरेक्टर है रॉनी मल्होत्रा, वो शायद कुछ लोग जानते होंगे, तो वो तो आई डू दैट एज वेल। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं कि टीम में कुछ ना कुछ निकलता रहता है पिटारे में से। तो ये कैरेक्टर स्केचेस के बारे में ही मैं जानना चाहूँगी, जो इनिशियल एनोनिमिटी के साथ आप चले थे, और थोड़ा माइनस वर्मा के बारे में बात करें। बहुत छोटा सवाल है बट मे बी। एनोनिमिटी तो आई मीन इनिशियली काफ़ी इंटरनेट पे एक एनोनिमिटी और ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें आप अलग वो यूज़ करते हो कोई भी नाम, सो वो भी एक अच्छा डिटैचमेंट आपको दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पर्टिकुलर टाइटल रख दिया कि कुछ भी रख दिया, फाइट क्लब या फिर कुछ भी, तो जो गालियाँ पढ़ रही हैं उसको पढ़ रही हैं एक तरह से। सेल्फ इज़ नॉट अफेक्टेड। आप खुद का वरुण ग्रोवर रखो, फिर वरुण ग्रोवर को खुद और रख दो, माइक वाले भैया, तो अब कौन है वो, कोई है नहीं।
तो वैसे ही मुझे ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आप सेल्फ की जगह दूसरे पे कुछ जा रही हैं चीज़ें। अब अनुराग माइनस वर्मा बेसिकली कोई है नहीं कि मेरा नाम सिर्फ अनुराग है, बट आई रियली लाइक दैट एक तरह का सूडोनिम। ऑल्दो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो मेरा पासपोर्ट के अंदर और या फिर हर जगह मेरा नाम है अनुराग है, सो आई डोंट हैव अ सरनेम। लेकिन जब मैंने फेसबुक ज्वाइन किया था तो जुकरबर्ग भाई साहब ने कहा तो आपको लिखना पड़ेगा, कास्ट का कॉलम छोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पे मैंने एज ए जोक लिख दिया 2010 में कि माइनस वर्मा। तो तब से वो अनुराग माइनस वर्मा इज़ कंटिन्यूइंग एज अ पन which gone wrong. So, अब मेरे पास कुछ अजीब ही थ्योरी थी। मेरे पास थ्योरी, मुझे लगा हाँ, लोग काफ़ी फिलोसोफाइज उसको कर रहे थे। सबके पास अपनी अपनी थ्योरी है। नहीं, मेरे पास अनुराग वर्मा एक कोई सिंगल टाइप है, तो मैंने सोचा उससे क्लैश ना हो, तो आपने अनुराग माइनस वर्मा रख दिया और ऐसा मैंने सोचा, बट आई नेवर कुड आस्क यू। तो अभी पता चला ये जुकरबर्ग की वजह से हुआ है। मेटा थिंग। बट ये जो एनोनिमिटी थी शुरू में और अब उससे जब बाहर आए, उस दिन कैसा लगा? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बार जब मुझे पता चला कि कोई मुझे जानता है लॉकडाउन के अंदर, तो मैं एक कॉफ़ी शॉप पे बैठा था जयपुर में। तो वहाँ पे एक कोई बंदा ही बैठा, वो काफ़ी क्यूरियस पे नहीं था, एक दूसरे वाले पे जिस पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे बैठा था। तो एक कोई बंदा आया, वो मेरी तरफ से काफ़ी देर तक घूरे जा रहा था, तो मैं काफ़ी डर गया। मैंने कहा क्या करने वाला है, तो फिर उसने फिर अचानक कहता है अनुराग, बोलता हाँ। तो फिर वो देख के ही जम्प्ड एंड सेड कि मतलब आई एम फैन और ये सारी चीज़ें। बट उसका एंथुजियाज्म गिव मी एंजाइटी, बिकॉज मुझे लग रहा था एज एन इंट्रोवर्ट मैं हमेशा कॉर्नर में चल के छुप छुप के सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट आई एम कॉट। तो मुझे आई कुडंट, मतलब वो चीज़ ऑब्वियसली इट फील्स गुड, सम पीपल आर सेइंग, तो बट मुझे वो थोड़ी सी डिस्कम्फर्टिंग भी लगी कि आई एम इन द स्पॉटलाइट नाउ। सो उस चीज़ से निकलने मुझे थोड़ा टाइम लगा। बट ऑब्वियसली फिर यूएस का टूर हुआ और ये सारी चीज़ें हुई जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, तो देन दैट एंजाइटी ऑफ बीइंग लुक्ड एट एंड वो दैट गेट्स रिड्यूस्ड आफ्टर अ वाइल। सो नाउ आई थिंक आई एम मोर और लेस ओके विद इट, दैट exposure kind of a thing, yeah. ये मैंने पूछा था about the characters. अच्छा, sorry. A lot of our art and museum going audience are not aware of these character sketches. तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। वो आप अगली बार स्क्रीनिंग कर देना उस दीवार पे वहाँ पे। I mean बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा उसके बारे में बात करना। सो हाँ, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कहा था कि आपकी पॉडकास्ट पे स्लावो शिशेक आएंगे। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे को किसी ने उसका जिज़ेक का ईमेल दिया था एंड मैंने उनको ईमेल किया और उनका रिप्लाई आया। तो उन्होंने कहा कि या अनुराग आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ व्हाइल। सो आई सेड ओके। तो फिर उन्होंने कहा 1 महीने बाद मुझे करो, तो मैंने 1 महीने बाद उनको किया। तो कहता आई लव इंडिया, आई रियली वांट टू कम टू इंडिया एंड आई रियली वांट टू कम टू योर पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। आई गॉट रियली एक्साइटेड। मैंने कहा जिज़ेक आने वाला है, तो मैंने कहा बट व्हेन कैन वी फिक्स इट? तो कहता है राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू सम मेगा ट्रॉमा। आई सेड मेगा ट्रॉमा? सो आई सेड मैंने गूगल भी किया, कुछ फिलोसॉफिकल टर्म कुछ था नहीं। सो ऐसे मेरी उनसे 3 महीने तक बातचीत चल रही थी एंड इट वाज गोइंग ऑन। तो मैंने रिसेंटली फिर एक और उनको ईमेल किया। मैंने कहा कि आप क्यों, मतलब अब तो काफ़ी टाइम हो गया, आप ठीक हैं क्या है? तो उन्होंने कहा आई एम अ वेरी बैड पर्सन, आई नो आई एम अ वेरी बैड पर्सन, आई वांट टू रियली कम बट आई कांट कम, लेट्स टॉक ऑन वन आफ्टर 1 मंथ। वहाँ पे मुझे लगा शायद वो कोई जिज़ेक है ही नहीं, वो कोई और बंदा भी तो हो सकता है। So, मुझे पता नहीं हूँ मैं टॉकिंग टू, वो भी एक डिजिटल एक्सपीरियंस है, इट्स क्वाइट फन, बट आई डोंट नो इफ इज द रियल गाय और or maybe another one who believes in loserism and someone who is just playing time pass. नहीं, बीच में वो स्कैम भी हुए हार्वर्ड वाले और वो सारे, तो वैसा कुछ तो हो सकता है। आई डोंट नो if that's नहीं, लेकिन जो जिज़ेक का स्कैम करे that guy then has to be someone really, क्योंकि हाँ वो टोन and everything is like him, the way he's talking is quite like him. Let's see. I don't know if I'm talking to real guy or not. अगली बार वीडियो कॉल कर देना गूगल में।
मैं जस्ट ऐसे एक अंदाज़ा लेना चाहता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं जो अनुराग को इंस्टा पे फॉलो करते हैं? जस्ट रेज ऑफ हैंड्स। हाँ, काफ़ी 80-90% आई थिंक। हाँ, ओके। हेलो सर, अमित दत्ता जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके अंदर ट्रेनिंग लेने का? उनके साथ काफ़ी अच्छा था, और एक तरह से वो भी बोलूँगा कि सब मतलब काम करने का तो ठीक है, बट वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ बातचीत और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो एक मेंटोरशिप का भी उनके साथ है। और मेरा एक और चीज़ माननी है कि बिगेस्ट ट्रिब्यूट यू कैन गिव टू योर मेंटोर इज़ बाय नॉट कॉपिंग हिम। सो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके कुछ साउंड डिज़ाइन या फिर उनको लेके बाकी लाइक वॉट एवर आई हैव शुड बी completely different than that। तो उनके साथ हाँ मतलब हमारा डेली मतलब बातचीत होती है, तो एक पर्सनल पॉडकास्ट की तरह होता है 2 घंटे, जो कहीं रिलीज़ नहीं होता, बट उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आर्टिस्टिक वर्ल्ड के बारे में और ये चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने को मिलती है। सो इट्स मोर लाइक अ पर्सनल फ्रेंडशिप देन अ प्रोफेशनल रिलेशन। या बट ही ऑल्सो टॉट मी वन थिंग इज़ टू नॉट टू जस्ट क्रिएट वॉट यू आर क्रिएटिंग, बी find some joy in it rather than expecting something big or going through these networking और ये सब चीज़ें करके टाइम खराब करने वाली। You can, he said that it's possible to exist without this also, which I really like, कि आप बिना इन फालतू कामों के भी you can win। I just watch your films and now I'm your fan and I'm definitely going to follow you. But for Varun, I'm his biggest fan because I have watched Aisi Ki Taisi Democracy and I hope you do more shows with Sanjay Rajoura and Rahul Ram because I love that show. But for Anurag, like the guy in the first row, he asked you about the patriarchy and stuff. Like for me, I agree with him कि I am against the patriarchy. But जब भी मैं ऐसे गाँव में जाता हूँ मेरी बहुत बहस होती है। Like with all these people, so आपके साथ भी ऐसा होता है when you go back to your village और उनसे आपकी you have an argument about your philosophy now और उनकी जो अभी पुराने उसमें जी रहे हैं, और also about you mentioned Albert Camus in your second film I think, and so he's known for his philosophy of absurdism. Do you also follow that? Because you just said sadness is nothing but hangover from happiness. So do you follow the absurdism theory or? Yeah, I mean but it's okay, the name thing doesn't really matter. But बड़ा interesting चीज़ है name का भी. I don't have no attachment towards my name at all because I really believe in that remixing thing. So that's why I remixed my name. so which is, I have no attachment like that. But yeah, philosophy, that absurdism and everything is basically the core of what I do. So if most of my work is based on that. So if you follow me on Instagram or something, you'll realize that. Yeah. अनुराग, आपके लिए क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री बताएं जिनका आप पर इम्पैक्ट बहुत हुआ हो। और वरुण, आपके लिए सवाल है, आपकी फिल्म आने वाली है ऑल इंडिया रैंक, और फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। नहीं, मैं यहाँ जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं सवाल पूछने आया हूँ। मेरा इसके बाद मेरी फिल्म होगी, उसके बाद मेरे से सवाल पूछेंगे तो तब बात करेंगे। अभी आप जवाब। I mean, I don't know, ऐसा कुछ एक सिंगल चीज़ से ऐसा कुछ इम्पैक्ट या फिर ऐसा I mean, they mix of lot many things, और ऐसी मुझे कोई फिल्म मिली नहीं जो इतना कुछ, मतलब it's not possible to have one single impactful thing that you've seen। तो कुछ अपनी पसंदीदा डॉक्यूमेंट्रीज के नाम बता दें अगर हैं कोई। डॉक्यूमेंट्रीज I haven't seen that, मतलब अमित दत्ता की जो फिल्म है नोट्स ऑन गुलेट जैसे फॉर एग्जांपल, जिसको मैंने एडिट किया था, so that film is quite interesting because in terms of the coding of the information, like how much information you can code in 1 hour, तो वो उसको अगर आप खोलने बैठोगे तो उसके अंदर से अपना एक लिटरेचर डेवलप किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस फिल्म में भी जो फर्स्ट वाली फिल्म थी, जैसे कल्ट ऑफ रामदेवराज जो कल्ट है, वो एक अपने आप में आर्ट स्टडी होती है उसके ऊपर, या फिर सोशलॉजिकल एक स्टडी होती है कि व्हाट इज़ दिस कल्ट। तो वो एक चैप्टर ही बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। या फिर यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू अबाउट द आइडिया ऑफ रिलीजन, वाई सर्टेन फैमिलीज आर स्टिल फॉलोइंग रिलीजन विच इज़ अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग। सो आई मीन, तो इस तरह की हाउ टू कोड
single things in a film which I find interesting, rather than it is impact me or hitting me somewhere. That hitting thing that I don't like. I think hard hitting films are hardly hit films. So I like films which are, I mean, there's some beauty in it, to be very honest. So yeah. लास्ट सवाल. So मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कब पता चला, मतलब when you discovered that you have an artist inside you, I mean जब आपको मेन स्ट्रीम जॉब ना करके आपने आर्ट को परस्यू किया. एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि JNU में ऐसा क्या है कि वहाँ से ज़्यादातर बागी निकलते हैं? बागी निकलते हैं, पान सिंह तोमर भी वहीं से है. उनके अंडरटोन ऐसे, तो कन्हैया लाल ले लीजिए या प्रोटेस्ट ले लीजिए, कहीं ना कहीं एक हमको एक अंडरटोन में हमको बागी दिखता है JNU से. सो इज इट समथिंग व्हिच इज इनसाइड दैट इंस्टीट्यूट? वो तो खैर वो एक कल्चर है यूनिवर्सिटी का. लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं तो द क्रिएटिव साइड, आई थिंक जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था कंप्यूटर सेकेंड ईयर में, कोई टीचर थे मेरे, तो उनको मैंने कुछ रिव्यू दिखाया था, एक कोई बोरिंग सी फिल्म का कुछ रिव्यू लिखा था मैंने. वो भी रिव्यू बड़ा गंदा था वैसे तो, बट उन्होंने पता नहीं क्यों कहा, उन्होंने कहा कि अरे अनुराग तुम तो क्रिएटिव हो. ऐसे मैं क्रिएटिव हूँ? बोला हाँ तुम क्रिएटिव हो. फिर मैं मतलब 10-20 दिन इस चीज़ को समझने में लगे क्रिएटिव होता क्या है. बट मैं सोचा मैं क्रिएटिव हूँ, तो मैंने अपने आप को समझा रहे मैं क्रिएटिव. तो उससे पहले मेरी आइडेंटिटी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी मैं फेल होता रहता था, टीचर्स दोस्त भी नहीं बनते थे. तो उसने मेरे को बोला आप क्रिएटिव हो. मैंने कहा मेरे पास पहली बार कोई आइडेंटिटी मिली, दैट इज़ ऑफ बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन. सो नाउ व्हाट टू डू विद इट. सो फिर उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म्स, reading things and creating more things, and obviously not creating good things for many years, but that was the point where that unknown teacher said you are creative. That changed. So I think ऐसा मतलब बच्चों को थोड़ा करना चाहिए encourage. Yeah. ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत. आप लोगों ने बहुत शांति से यहाँ पे फिल्में देखी, सवाल किए, और धन्यवाद अनुराग माइनस वर्मा का, जिनका नया फेसबुक आईडी बनाएंगे तो राघव नाम से बनाएंगे मेरे ख्याल से. तो अपनी फिल्में यहाँ लाने के लिए, शेयर करने के लिए, अपना प्रोसेस जितना वो चाहते थे उतना समझाने के लिए, और बहुत सारे और मज़ेदार. जिजेक, आई होप जिजेक, the real Zizek comes and talks to you, even if in that irritated tone. But yeah, if he comes, it will be, I think, a fantastic conversation. So best of luck for lots more stories, narratives, films, जो भी आप बनाना चाहें. लूजरिज्म का मैनिफेस्टो, उसका भी सब अब बहुत क्या बोलूँ, सब्री से इंतज़ार करेंगे. बेसब्री से तो नहीं कर सकते लूजरिज्म, तो सब्र से सब लोग लूजरिज्म के मैनिफेस्टो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आएगा. थैंक यू. This place can sense your feelings. यहाँ टाइम उसी स्पीड से चलता है जिस इंटेंसिटी से आप उसे महसूस करते हैं. हमने बचपन में जो फीलिंग्स दबाई हैं, शर्म, गुस्सा, डर, अकेलापन, वो सब यहाँ निकलता है. And I would invite Varun Grover on the dais. पहले तो धन्यवाद फिल्म देखने के लिए, और यहाँ
इतनी तादाद में यहाँ हाजिर होने के लिए ऑन अ सैटरडे। तो मतलब हाँ ठीक है, हाँ मतलब आई अज्यूम दिल्ली में और इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही होंगी सैटरडे को। कुछ नहीं तो मेट्रो ही घूम लो, आपके पास मेट्रो है। हम तो मतलब मेरे शहर में मेट्रो होती इतनी सारी, मैं तो घूमता ही रहता दिन भर, बट ठीक है कोई नहीं। तो थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड एंड या अब कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आई थिंक। हाय, थैंक यू सो मच फॉर द फिल्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से आई लव द आइडिया कि हमारे इमोशंस जब बहुत स्ट्रांग होते हैं तो टाइम की स्पीड बदल जाती है, बिकॉज इन द फिल्म इट्स समवट फैंटास्टिकल बट इन द रियल वर्ल्ड वी एक्सपीरियंस इट एनीवे। माय क्वेश्चन इज़ अबाउट द वेरी एंड ऑफ द मूवी, जो बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस इन 3 लोगों का रहा है। आफ्टर दैट they were like in my head what's happened is that they've unlocked a part of their memories. This is the first step in a journey towards maybe more of an acceptance of themselves, of others in society, but it's not the end of the journey. So right now I imagine they would still be in very heightened emotional states. Unke pehle ke maybe biases and feelings are still conflicting with these new emotions. Then ऐसा क्यों है कि at the end the clock still starts working at the right pace for them? It starts showing 28 seconds instead of जो पहले dilation हो रहा था। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मुझे भी नहीं पता। मतलब वो देखिए उसमें क्या है कि कम से कम एक रेजोल्यूशन इतना, मतलब मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता सकता हूँ, बट फिल्म मैं बनाना भी ऐसी चाहता था और मुझे पसंद भी ऐसी फिल्में हैं जिनके अंत के कई इंटरप्रिटेशन हो और पर्सनल इंटरप्रिटेशन हो। वो घड़ी जो है वो हो सकता है विशफुल थिंकिंग हो कि वो तीनों की सेम टाइम पे आ गई, ये भी हो सकता है कि फ़िलहाल आ गई बाद में नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। मेरा बस इतना ही था कि हाँ, इस इवेंट का एक छोटा सा रेजोल्यूशन इस सीन का मिल गया इनको। दे मे स्टिल नॉट बी comfortable with gay kissing of any other sort or in any other film or in real life around them. तो वो हम भी नहीं जानते कि वो लोग सुधर गए या बदल गए या कुछ हुआ। सिर्फ ये सीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया, बस इतना था। Thank you for being here also on a Saturday and showing your film to us. एंड मेरा सवाल ये था कि आपके कुछ टेक्निकल डिसीजंस जो कास्टिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम रिलेटेड, कि आपने इनको यंग दिखाया, तो एक को आपने जैसे क्लीन शेवन दिखाया आदर्श जी को, फिर अपने स्वानंद जी को किस तरीके से वैसा ही रखा आपने, यू डिडंट गेट अ न्यू अ न्यू एक्टर फॉर दैट। तो किस तरीके से वो आपने डिसीजंस लिए, क्या सोच के? और एक ये भी था कि आपने तीसरे किरदार का दिखाया ही नहीं कि वो क्या सोच रहे थे, तो उसके पीछे भी क्या थॉट था? बस ये 2। अच्छा, स्वानंद जी का ये हुआ कि स्वानंद जी ने पहले मतलब हमने सोचा था वही करेंगे जो आदर्श गौरव के साथ किया कि टू मेक हिम लुक लाइक अ स्कूल बॉय। और स्वानंद जी जब इस शूट पे आए तो वो किसी और शूट में थे, साथ में कोई फिल्म की शूट चल रही थी, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे हमें अनुमति नहीं दी अपने बाल काटने की, तो हम फंस गए। तो वो एक बस वो नहीं हो पाया, होना था। दूसरा तो फिल्म में ये होता है बहुत बार, आपको सेट पे जाके बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये नहीं कर सकते या ये नहीं हो सकता। फिर उस समय आप जो उस मोमेंट में जहाँ आपके पास 3 घंटे हैं और उसमें आपको कुछ 25 शॉट्स लेने हैं और सब परेशान हैं, 3-4 दिन से सोए नहीं हैं, शॉर्ट फिल्म है, इसमें खाने में मतलब जो सबसे सस्ता खाना कोई केटरर देता है वो चुना जाता है। तो इस तरह के काम होते हैं। शॉर्ट फिल्म बनाना मतलब ऑलमोस्ट इट्स अ वर्क ऑफ पैशन, क्योंकि शॉर्ट फिल्म कोई बनाना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है और कोई दिखाना नहीं चाहता है। मतलब देखने वाले तो खैर मिल जाएंगे अगर कोई प्लेटफॉर्म दिखाए, बट कोई प्लेटफॉर्म लेता नहीं है, कोई उसके पैसे नहीं देता है। वो लोग बोलते हैं कि हम मतलब शॉर्ट फिल्म की जो फीस देते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स, वो उससे ज़्यादा का हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं महीने का।
उतना मतलब वो कोई 3,000 दे रहा है, कोई 4,000 दे रहा है, मतलब वो तो फिर वो फिल्म बनाना वायबल नहीं है. आई एम ग्रेटफुल कि आई फाउंड न्यूटन सिनेमा एंड ऑड एंड इवन to new companies who were willing and who are still willing to tell new stories and tell independent stories in a way कि जहाँ पे कोई commercial ज़्यादा aspect अभी नहीं आया है. Of course they want to sell and they want to make it viable. पर हाँ, तो वो मुझे तो उस सब के बीच में अब एक एक्टर जो फ्री में काम कर रहा है, मैं उसके बाल भी काट दूं और उसकी दूसरी फिल्म चली जाए उसके हाथ से वो नहीं हो पाता. तो वो नहीं हो पाया. दूसरा आपका सवाल था कि जो तीसरे किरदार जो शुभ्रोदा ने किया है जो किरदार, तो उसका भी एंड का आई थिंक सबका अपना इंटरप्रिटेशन है कि क्यों वो अंधकार क्यों था और फिर एक हल्का सा दरवाज़ा क्यों खुला. अब उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसको जैसे भी देखें. सो थैंक यू. नमस्ते वरुण, ये पूछना चाहता था कि ये जो ख्याल है इस फिल्म का आपको किस फॉर्मेट में आया? क्या इस पे कोई गाना लिखना चाह रहे थे या कोई कविता लिखना चाह रहे थे? तो फॉर्मेट क्या था दिमाग में? और दूसरा ये कि जब आपने ये फिल्म बना ली, जब इसका थॉट आप अनुराग के पास, मेरे को लग रहा है जाहिर सी बात है पहली बार शायद गए होंगे कि यार कुछ ऐसा है, इसको मैं करना चाहता हूँ, तो उसके बाद गाइडेंस और मेंटरशिप क्या मिली, किससे मिली? तो दो तरह से थॉट आया. एक तो ये अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी, जो सेंसर बोर्ड हमारा बहुत कुख्यात एक सेंसर बोर्ड हुआ था आज से कुछ साल पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका सब जानते हैं. तो वो जनाब का जब सेंसर बोर्ड था तो उन्होंने एक फिल्म थी, उस फिल्म में एक किसिंग सीन था जो 22 सेकंड का था और उस फिल्म को ऑर्डर दिया गया कि ये 22 सेकंड का किसिंग सीन जो है आप 16 सेकंड का कर दीजिए. 22 बहुत ज़्यादा है. तो मैं सोचने लगा कि ये 22 से 16 पे कैसे आए, मतलब या तो बोल दो हटा दो, है ना, मत करो कि अच्छा हमको चाहिए ही नहीं. 16 का जो नंबर था वो मैं सोचने लगा, तो फिर मैंने अपने स्टैंड अप में भी वो इंक्लूड किया था एक समय में. लेकिन सबसे पहले वहाँ से ही आया कि स्टैंड अप में मेरा उस पर जोक था कि वो पूरा सेंसर बोर्ड, ऑल मेन सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है और वो लोगों ने वो सीन चलाया एंड देन दे सॉ द मिनिमम कट ऑफ टाइम, कितने सेकंड पे पहला इंसान उनमें से ऑर्गेजम कर देता है इनवॉलेंटरी, अपने आप से अचानक से उसको, है ना, एक विस्फोट होता है, उसको पता चलता है. तो उन्होंने वो टाइमर लगा रखा होगा और वो देखा, अरे 16 पे ये जो है ना सान्याल बाबू इनका. तो फिर मैंने वो सोचा था, वहाँ स्टैंड अप में परफॉर्म करता था, तो एक कड़ी वहाँ से जुड़ी. फिर मैं दूसरी कड़ी वहाँ से आई जब अनुराग कश्यप को एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी. पिंग्याओ नाम से एक फेस्टिवल होता है चाइना में. तो जिया झांग के जो हैं चाइना के बहुत बड़े फिल्म मेकर, जिया झांग के उस साल उसके फेस्टिवल डायरेक्टर थे. और उन्होंने अनुराग को कहा कि एक एंथोलॉजी फिल्म बनने वाली है टाइम को लेकर. तो टाइम उसका कोर था और दुनिया के 8-10 फिल्म मेकर्स को बुलाया गया था उसमें एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए. तो अनुराग मेरे पास आए कि कोई कहानी है जिसका कोर टाइम हो, और टाइम भी नहीं, पूरी एक लाइन थी, वेयर डज द टाइम गो, टाइम कहाँ जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट, ये वन लाइन थी, उस पे कुछ कॉन्सेप्ट मैंने अनुराग को दिए. उसमें से एक कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनी भी, जो अभी इनफैक्ट रॉटरडैम में प्रीमियर हुई. इस साल के रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था. वो मैंने ही लिखी है, 4 चप्पलें हैं उस फिल्म का नाम. तो वो मैंने वो भी कॉन्सेप्ट दिया था अनुराग को और ये भी दिया था एक पैराग्राफ में लिख के. तो वहाँ मैं, क्योंकि टाइम एक था और मैं उस समय ये स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म कर रहा था, ये वाला हिस्सा, तो मैंने सोचा इस पे भी शॉर्ट फिल्म बन सकती. तो एक सटायरिकल टाइप, थोड़ी सी सटायर ड्रामा थी, और 4 चप्पलें एक प्योर ड्रामा है, लेकिन उसमें भी सटायर का एलिमेंट है. तो वो अनुराग को उसमें से 4 चप्पलें का जो कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने कहा कि मैं ये बना रहा हूँ. तो मैंने कहा कि ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं
कोशिश करूँगा इस पे कुछ लिखने की। पहले तो मैंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पेश किया था, तो फिर वो बात, उसके बाद फिर अनुराग ने 4 चप्पलें बनाई, फिर वो कोविड आ गया। उसके बाद कोविड के दौरान मैं बैठा हुआ था घर पे, तो मुझे लगा कि अब टाइम है, बैठे हैं, कुछ लिख लेते हैं, एक शॉर्ट फिल्म कभी बनाने का मौका मिलेगा। तो फिर मैंने वो कॉन्सेप्ट फिर से वापस उस पर सोचना शुरू किया और फिर ये वहाँ से फिल्म बनी। तो इसमें मेंटरशिप नहीं मिली। अनुराग इज़ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म बिकॉज लिखने के बाद मैंने उनको स्क्रिप्ट दिखाई थी एंड ही हेल्प मी कनेक्ट विद सिल्वेस्टर द सिनेमेटोग्राफर and Kazveen the production designer and odd and even the producers Arya Menon and Shubham। तो वो अनुराग, उनको मैं भी जानता हूँ लेकिन हाँ अनुराग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने उनसे कनेक्ट कराया और उनको कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ो और अगर इसमें आपको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्रोड्यूस इट और हेल्प मेक इट बिकॉज इट्स अ फर्स्ट फिल्म। तो जो भी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाना मतलब आप करीब करीब आप जितने भी दोस्त हैं सबसे किसी ना किसी तरह का फेवर लेते हैं, तो फेवर लेने वाली बात थी जहाँ पे अनुराग हेल्प। तो उसके अलावा मेंटरशिप नहीं, किसी और की मेंटरशिप नहीं रही। इट वाज व्हाटएवर आई न्यू आई जस्ट पुट इट देयर एंड थैंक्स टू द फैंटास्टिक क्रू आई हैड, द मतलब सिल्वेस्टर एंड कज़वीन एंड श्रुति जिसने कॉस्ट्यूम किए हैं, जिसने मसान के भी कॉस्ट्यूम किए थे, श्रुति कपूर, और एक्टर्स जो मेरे अगेन दे वर वेरी वेरी ग्रेसफुल की फीस नहीं थी हमारे पास किसी को देने की और कोई वैनिटी वैन नहीं, किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। एकदम हम लोग वहीं पे पर्दा लगा के वहीं एक छोटा सा हमने सेटअप बनाया था, वहीं पे मेकअप हो रहा था, वहीं पे कपड़े बदले जा रहे थे। तो सब ने काफ़ी मतलब अपने तरफ से जो जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था वो किया। तो मेंटरशिप से ज़्यादा आई वुड से फ्रेंडशिप काम में आई इसमें बहुत सारी, तो बन गई। I think I definitely the treatment is brilliant. You know, there is no doubt about it. Editing and you know, subject-wise, everything is brilliant. मेरा basically question ये है कि you know, one is this trauma. You know that our repressed sexuality, which is very much prevalent in our society. उसमें एक guilt होता है, trauma होता है, and it takes quite some time people to come out that. And this is a good way to really you know address that question. दूसरा ये है कि you know, एक तो होता कि we have some idea of what is normalization of sexuality, you know, कि इसके बाद trauma के बाद वो normalize हो जाएगा, एक तो वो है। दूसरा है कि that to really transgress the taboo, then we, let us say in your film, there is a stick and the buttocks, the sight, you know, and there are 2 versions of it. One is this masochistic, you know, Marquis de Sade wala jo hai, that the masochistic delivery, you know, there's an entanglement of the sexuality with the masochistic, you know, pain and pleasure from the pain. वो address भी करना है, मतलब, but this film definitely treats about that we deserve to come out of the trauma, that the society who are not really exposed, although the younger generation is quite much, you know, quite they see what is going on. Unlike earlier generations, because there is a different two sets of people there. One is the older generation and one is the younger generation. उनका time speed अलग-अलग है. So it definitely hints, you know, multiple doors to understand that the complexity of the psychological, you know, affair. But the masochistic layer, maybe at some point it can be added. I don't know how you address that. Thank you. अच्छा, नहीं, इसमें बहुत सारी आपने बातें बोली तो मुझे सवाल नहीं ठीक से समझ में आया। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें आपने जो बोली हैं वो फिल्म का एक तरह का इंटरप्रिटेशन है, वो लेयर्स हैं, बट आई डोंट नो उसके आगे मैं क्या बोलूँ। सो थैंक यू। मेरे ख्याल से थोड़ा पीछे भी ना बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, वो लोग ऐसा ना उनको लगे कि हम पीछे बैठे हैं इसलिए। थैंक यू। So was it a conscious decision to have a all male cast in such film? या बिल्कुल, मैं मतलब साथ में वही, क्योंकि किसी भी तरह का रिप्रेशन हो, किसी भी तरह का पुलिसिंग हो, जो मॉरल पुलिसिंग है, वो सब पेट्रियार्की के ही सारे वो आउटकम्स हैं। तो आई वांटेड टू इंडिकेट दैट आल्सो, इसलिए भी, जबकि
असल में आप देखेंगे तो सेंसर बोर्ड में है फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, और अगर आप एक नॉर्मल सेंसर बोर्ड देखें मेरे ख्याल से अगर 25 लोग हैं तो उसमें 8-10 महिलाएं होंगी, बट इसमें इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन टू सी ओनली दीज 5 men coming out, and the filmmaker also is a man and the assistant is also a man, and so it's 7 men deciding, you know, in a way what should be seen. Even the man is deciding what should be made, and then you know the other men deciding how much of it should be made. तो वो एक तरह का मतलब एक छोटा सा लेयर था, but yeah, it was a very conscious decision. Hi Varun, I just had 2 questions. The first one was already what you touched upon. How do you look at the male gaze, especially when you're talking about sexuality or even homosexuality? How do you try and incorporate that in your narrative? Here it's woven beautifully, and of course there's mostly men who are telling this story. So how do you tackle that sometimes in your narratives? And secondly, you use dialogues beautifully, but here there were really amazing use of silences and empty spaces as well. So if you can talk about that. तो मेल गेज से तो जूझना पड़ता है मेरे ख्याल से, हर पुरुष को जूझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही वैसी है, और हमने दुनिया को एक बहुत ही अलग जगह से देखा है जो बहुत ही प्रिविलेज्ड और बहुत ही आज़ाद दुनिया है एज कम्पेयर टू यू नो एनी अदर सेक्सुअलिटी और एनी अदर जेंडर अपार्ट फ्रॉम सिस हेट्रो मेल। तो वो आपको पता है, पहली बात तो मतलब वो अवेयरनेस भी बहुत बाद में आता है, और अभी भी पूरा नहीं आया होगा ऑब्वियसली। वो धीरे धीरे आपको समझ आता है कि अच्छा ये जगह भी किसी और के लिए एक्सेसिबल नहीं है, या ये नज़र जो है वो किसी और को अलाउड ही नहीं है। तो वो अवेयरनेस है। उसके बाद देन यू स्टार्ट यू नो एटलीस्ट उसको कम करने के जो तरीके हैं, वो एक तो अच्छी रिसर्च है किसी भी तरह की, मतलब जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप देखते हैं, जो भी आप फिल्में देखते हैं, या कोई भी और तरह का मीडिया कंज्यूम करते हैं या लिटरेचर कंज्यूम करते हैं, देन यू हैव टू आई थिंक जितना भी डाइवर्स हो सके वो, जितना आप अपनी ईगो और उसको क्या बोलते हैं सेल्फ इम्पोर्टेंस को कम कर सकें, उतना आसानी से यू कैन देन टेक इन अदर स्टफ। तो वो इट्स अ कांस्टेंट डिसिप्लिन एंड इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट योर सेल्फ, योर व्हाटएवर बेसिक इंस्टिंक्ट्स एंड योर प्रिविलेजेस व्हिच हैव बीन गिवन टू यू। तो वो आपको करना पड़ता है, और कुछ लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग शायद नहीं करते होंगे, बट अगर आप उसको उस नज़रिए से देखें कि क्या मैं अपनी ईगो कम कर रहा हूँ, क्यों करूँ, लेकिन अगर आप इस नज़रिए से देखें कि दिस जस्ट हेल्प्स मेक आर्ट बेटर, योर आर्ट बेटर, तो आप बेहतर आर्ट बना पाएंगे अगर आप ज़्यादा डाइवर्स टीम के साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा डाइवर्स ख्यालों के साथ काम कर रहे हैं, ह्यूमिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, you will definitely make better art. So that is a more whatever selling argument, convincing argument for people who don't want to kind of open up or don't want to you know see another point of view. तो अब उसकी कोई मतलब ऐसा एक दिन का एक काम नहीं है, of course it's a long discipline and we will still I mean you know fail in the big picture, but कोशिश कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल क्या था? सॉरी, अबाउट अच्छा साइलेंस और डायलॉग्स। हाँ, डायलॉग में कोशिश करता हूँ कम रहें, जितने भी इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे रिपीटेड व्यूइंग में हर बार मुझे लगता है कि ये लाइन क्यों है और वो लाइन क्यों है। इससे आधे डायलॉग में भी ये फिल्म बन सकती थी जितने अभी हैं। एब्सोल्युटली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। अगर इसमें इस समय 50 लाइनें हैं तो 25 में फिल्म बन सकती थी, पर ठीक है आगे मतलब पहली फिल्म थी तो आई डिड नॉट नो, और बनाने के बाद बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। बट साइलेंसेस एक्चुअली कन्वे मोर, इट्स अ विजुअल मीडियम सिनेमा, सो जितना ज़्यादा आप विजुअल से बता सकें और जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करें, इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल, बिकॉज द विजुअल्स व्हेन दे आर ऑन स्क्रीन दे मेक यू मोर अलर्ट इन अ वे। आप ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर सकते हैं। अगर आप डायलॉग का सहारा लें तो आप बात समझ जाते हैं तुरंत, एंड देन
somehow you become passive. आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, हाँ मैंने समझ लिया इस सीन में क्या हो रहा है और अब मैं अगले डायलॉग का इंतज़ार करूँगा. तो वो मुझे लगता है कि वो ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो फिल्म मेकिंग स्टाइल एंड देयर आर सो मेनी राइटर्स हु डू ग्रेट विद दैट. एरन सॉर्किन की फिल्में तो मुझे लगता है कि फिल्म मैंने देखी नहीं, सुनी है. मतलब वो जिस तरह की वो उसमें तड़ातड़ डायलॉग आते हैं और वो मज़ेदार हैं अपने आप में. बट आई वॉन्ट टू मतलब कंटिन्यू मेकिंग स्टफ विद लेस एंड लेस डायलॉग. और अगर आप कम करते हैं डायलॉग तो एक और फ़ायदा ये होता है कि देन यू ट्राई टू बी रिस्पेक्ट द वर्ड्स, ट्राई टू रिस्पेक्ट द लैंग्वेज. तो आपको समझ आता है कि अच्छा यही चीज़ अगर मुझे 2 लाइन की जगह 1 लाइन में बोलनी है तो फिर मैं किन शब्दों का चुनाव करूँगा. तो वो शब्द अपने आप बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आपके पास 6 ही शब्द हैं या 8 ही शब्द हैं 20 के बजाय. सो इट मेक्स यू वर्क हार्डर as a writer, and then as a filmmaker you work harder to create the visuals which can convey words without the sound of voice. So hello sir, you spoke about one executional challenge about Swanand sir. I'm sure ऐसे और भी होंगे, and what I'm trying to ask कि how do these roadblocks शेप योर लर्निंग्स एज अ राइटर कि अगले बार मैं कोई सीन लिख रहा हूँ तो डू यू कॉन्शियसली रिमाइंड कि अरे यहाँ ये हो सकता है, यहाँ शायद सेट इतना बड़ा नहीं बन पाएगा, और इज इट लाइक कि नहीं अभी तो लिख रहे हैं, लेट माई इमेजिनेशन रन फ्री? नहीं, एक तो ये है कि फिल्म मेकिंग ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी प्लान कर लें वो दिन तो आएगा जब आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं सोचा मैंने. और कई बार ऐसे भी दिन आएंगे कि लगेगा कि क्यों ही बना रहे हैं. और वो हर फिल्म में, इस फिल्म ये शॉर्ट फिल्म थी तो इसमें वो आया ही नहीं. जिस दिन आया कि अरे क्यों बना रहे हैं तब तक ख़त्म हो चुकी थी तो उतना नहीं लगा. लेकिन चैलेंजेस हर तरह के आते हैं. इट हेल्प मी एज अ राइटर. ऑफ कोर्स इट इज़ अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस. जब आप राइटर और डायरेक्टर दोनों होते हैं आपको समझ आता है कि अब आप किसी को गाली भी नहीं दे सकते कि ये क्या लिख दिया है ना. तो वो अब एग्जीक्यूट तो करना है आपको. और इसमें एक बड़ा चैलेंज ये था कि हम वो जो तीनों के जो ड्रीम सीक्वेंस या मेमोरीज हैं, वो जो फैंटेसी सा स्पेस है जिसमें वो वापस अपने बचपन में जाते हैं, तो वो हम शुरू में हम चाहते थे एक्चुअल लोकेशन में शूट करें. तो सैम का घर हम शूट करना चाहते थे. तो हमने एक घर की लोकेशन देखी. फिर इसका स्कूल, सलील का स्कूल शूट करना चाहते थे, हमने स्कूल की लोकेशन देखी. फिर उसके बाद बैठ के जब बजट बनाया तो समझ आया कि वो सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. हमको एक लोकेशन मिली है. ये 3 दिन के लिए हमने ये थिएटर लिया था. लिबर्टी थिएटर है ये बॉम्बे का, लिबर्टी सिनेमा. ये हमें 3 दिन के लिए मिला था. और फिर अगर हम और वो 2 लोकेशन जोड़ेंगे तो या तो 1 दिन या 2 दिन और लगेंगे साथ में. तो उतने पैसे नहीं थे. तो हमने फिर सोचा अच्छा यहीं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ वो कैसे डिज़ाइन करें. और यहाँ पे देन द प्रोडक्शन डिज़ाइनर केम विद दीज आइडियाज़ कि अच्छा कज़वीन ने किया है प्रोडक्शन डिज़ाइन. तो कज़वीन केम अप विद द आइडिया कि हम इन्हीं स्पेसेस में एक फैंटेसी सा स्पेस बनाते हैं जिसमें कि थोड़ा सा हिस्सा इस थिएटर का हो, थोड़ा सा हिस्सा इनके सपनों का, घर का, पुराने स्कूल का हो. तो वो रीडिज़ाइन किया. सो दैट वाज अ बिग चैलेंज. अचानक से, मतलब शूट के 4 दिन पहले हमको पता चला कि अच्छा वो लोकेशन तो नहीं मिल सकती है. तो इस तरह के आप इम्प्रोवाइज करते हैं, आप सोल्यूशन ढूंढते हैं. तो ये हुआ. और दूसरा जो आपने कहा कि राइटिंग में क्या मैं आगे उसके बाद ज़्यादा अवेयर हुआ, हाँ हुआ उसके बाद, लेकिन कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ. आपको सोल्यूशन तो ढूंढने ही पड़ते हैं शूट पे जाके या शूट के पिछले दिन. बट स्टिल आई थिंक हर राइटर को कम से कम एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर राइटिंग फॉर दिस मीडियम विच इज़ अ ऑडियो विजुअल मीडियम, मोर विजुअल लेस ऑडियो आई वुड से. तो वो विजुअल राइटिंग जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिख के ले आएँ या कोई नॉवेल जैसा लिख के ले आएँ और सोचें कि इससे फिल्म बन सकती है. उसमें बहुत सारे इंटरनल डायलॉग्स होते हैं, बहुत जो भी कहानियों में जो फिक्शन लिखते हैं, वहाँ से यहाँ आना जहाँ पे कोई भी इंटरनल डायलॉग नहीं है, और अगर वो है तो उसके साथ एक विजुअल है जो कि वो इंटरनल डायलॉग कन्वे करेगा. उतनी क्लैरिटी से आप लिखें तो आप शायद बेहतर फिल्म बना सकते हैं. तो वो
एक लर्निंग है हमेशा, मतलब जब भी आप डायरेक्ट करें तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और समझ में आती हैं, और ये भी समझ में आता है कि फिल्म जो है, खास करके आज की तारीख में हम लोगों ने फिल्म को जो बना दिया है वो it is a very commercial medium, even if you are doing a short film, even if you are doing a non-commercial film जिसका कोई कॉमर्स नहीं है, लेकिन आप का एक सेटअप है, एक तरह के कैमरे हैं, एक तरह का नंबर ऑफ क्रू है, बहुत सारे, तो आप बजटिंग में आपको घुसना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, एंड दैट्स वाई ऑल्सो व्हाट आई थिंक अनुराग इज डूइंग, कि खुद से बना रहे हैं और अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन को लेकर अपनी लैंग्वेज इन्होंने बनाई है. दैट इज़ सच आई थिंक इट्स अ रेवोल्यूशनरी थिंग कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा आज मुझे ये ट्रैकिंग वाला एक वो चाहिए, ट्रॉली चाहिए या रिग चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा और उसके लिए मैं कौन सी और चीज़ हटा दूँ फिल्म में से ताकि ये आ जाए. तो कम से कम बैठ के दिन का राशन का हिसाब नहीं लगाना पड़ता है इस तरह की फिल्म मेकिंग में, और शॉर्ट फिल्म में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए. बट क्योंकि ये थोड़ी सी एम्बिशियस फिल्म थी, इसमें लगाना पड़ा. बट इफ़ आई मेक अनदर शॉर्ट फिल्म, आई विल डेफिनेटली मेक अ फिल्म विच requires probably a crew of 5 or 8 people, and we do it in one place, or without any तामझाम of like big cameras and big lenses and all, lights नहीं और कुछ नहीं, जो है वो नेचुरल फ़ोन से शूट करके या छोटे कैमरा से शूट करके वैसा बनाएंगे. बट या ये सब सीखा है हमने. So I feel that as a songwriter you've already done so well, and you could have easily conveyed this film through a song, right? You could have easily conveyed it, right? So my question is, since when did you want it to be a filmmaker, and how do you rate yourself after the work you've done? Do you have any sort of percentage where you say that, oh, I've done this much well, I could do better, or what have you learned like along the process? बहुत सारे सवाल हैं. रेटिंग सबसे आसान है. I would say 5 on 10 right now. It's that Rotten Tomatoes or IMDb? Sorry? What rating are we given for? Oh नहीं वो नहीं पता. Rotten Tomatoes वगैरह नहीं पता. But I think बहुत मतलब it's a first film के हिसाब से मतलब मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन जो मैं मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी रिसोर्सेज का और अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, कहानी में थोड़ा और, तो ये सब तो फ्लॉज ही दिखते हैं मुझे अपने काम में. इसलिए मैं बहुत कम काम अपने रिविजिट करता हूँ. अपने गाने भी मैं नहीं सुन पाता हूँ दोबारा, कोई भी चीज़, क्योंकि दोबारा सुनने से फिर लगता है कि ये दो चीज़ें लगती हैं. या तो वो ये लगता है कि अगर बाई चांस कुछ चीज़ है जो हल्की भी अच्छी लग गई, दैट मेक्स मी वेरी ऑकवर्ड कि ये मैंने कैसे लिखा है, या वो बहुत ऑकवर्ड सी फीलिंग है. सो आई जस्ट डोंट लिसन टू एनी ऑफ माई सॉन्ग्स, एंड देन स्टफ विच आई लाइक दिस फिल्म जो बार बार देखनी पड़ती है क्योंकि एडिट पे आप देख रहे हैं, या आप फेस्टिवल में गए हैं, आपको स्क्रीनिंग देखनी है, या आपको कहीं भेजनी है तो आपको देखनी पड़ेगी पूरी कि ठीक चल रही है कि नहीं, आप तब लिंक भेजेंगे. तो ये सब, तो वहाँ पे फ्लॉज ही दिखते हैं ज़्यादातर. एंड आई थिंक दैट इज़ प्रॉबली the curse of being a critic first and then anything else. क्योंकि जनरली मैं चीज़ों को क्रिटिसाइज करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है ना. तो वो मैं हर चीज़ में एक क्रिटिसाइज मतलब इन अ पॉजिटिव मैनर ओनली. ऐसा नहीं है कि मैं जाके मतलब किसी को बेइज्जत करना चाहता हूँ. जो अब बेइज्जती के लायक हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी तो वो अपने आप से इट्स अ वेरी, आई वांट टू डिस्कनेक्ट एट सम पॉइंट. वंस आई फिनिश्ड इट, वंस आई रिटन द सॉन्ग, इट गोज आउट, I want to disconnect as soon as possible so that I can at least listen to it as a listener, just as a fan of music, simple. वो हो नहीं पाता है अपने गानों के साथ, बहुत सालों बाद हो पाता है. अब जाके मैं मसान के गाने अब जाके मैंने सुनने शुरू किए हैं 2014 के बाद, जब से वो बने हैं. अब जाके मैं कभी आ जाता है प्लेलिस्ट में, कुछ और बजाया था वहाँ से वो चलते हुए खुद बज जाते हैं यूट्यूब म्यूज़िक में, तो मैं सुन लेता हूँ. आई डोंट क्रिंज और आई डोंट शट इट आउट, बट मुश्किल होता है.
और आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया। So this wanted to be a filmmaker. हाँ, मैं शायद Have you always wanted to be a filmmaker or is it बहुत just पहले से, बहुत पहले से। सबसे पहले मैं राइटर ही बनना चाहता था, शायद 8-9 साल की उम्र से, क्योंकि मैंने जब किताबें पढ़नी शुरू की तो मुझे लगता था ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है कि लोग कहानियाँ लिख रहे हैं और वो पढ़ के बच्चे खुश हो रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं कि अच्छा अब अगला नन्हे सम्राट का अगला एडिशन कब आएगा, क्यों नहीं 1 तारीख हुई है, हम 1 तारीख को जाके पूछना शुरू कर देते थे, वो बोलता था कि 5 को आता है, फिर 3 को फिर चले गए, शायद आ गया हो इस बार जल्दी, और फिर वो कई बार 5 को भी नहीं आता था, 7 या 8 तारीख को आता था, तो इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता था। तो लगता था कि ये कितनी कमाल की चीज़ है। अभी एक्चुअली अनुराग से मैंने परिचय कराया उनका, कलसी साहब का, सुखवंत कलसी, वो नन्हे सम्राट में वो मूर्खिस्तान नाम का कॉलम आता था, और मूर्खिस्तान के लिए हम लोग इतने दीवाने थे, अभी भी वो मूर्खिस्तान वो करते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, रोज़ 9 बजे उनका एक नया मूर्खिस्तान का क्लिप वो भेजते हैं अपने व्हाट्सएप दोस्तों को, बट वो इतनी बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। तो वो तब से मुझे लगता था कि राइटिंग दुनिया की कुछ बहुत ही टॉप जॉब्स में से है, कि अगर आप लिख सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, बहुत सारे सपने देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो तब से था। फिर उसके बाद जब सिनेमा से इंट्रोडक्शन हुआ, शुरू में तो जस्ट एज मतलब हिंदुस्तान में सब लोग देखते हैं टीवी पे, और लेकिन धीरे धीरे जब कॉलेज गया, जब BHU गया मैं, वहाँ पे फिर फिल्में देखनी थोड़ी, उससे पहले ही रफली मतलब ये जो आर्ट हाउस सिनेमा जो इंडिया का है, जिसमें श्याम बेनेगल या गोविंद निहलानी या साहिब परांजपे और इनकी फिल्में जब देखी तो लगा कि ओके, ये एक बहुत सुंदर विधा है जिसमें कि कहानियाँ आप सिर्फ वो मतलब दूसरी फिल्में भी मुझे बहुत पसंद थी, मतलब खतरों के खिलाड़ी और ये फरिश्ते और है ना इस तरह की जो रखवाला, और ये फिल्में बहुत हमने देखी हैं। लेकिन फिर भी ये फिल्में देख के लगता था, या तो वो देख के लगता था कि ये हम बना नहीं सकते हैं, कभी देख सकते हैं। ये वाली फिल्में जो हैं जिसमें कि श्याम बेनेगल जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं, मम्मो देखी थी तो लगा था हाँ ये कहानी जो है ये शायद हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है अपने घरों में, और तो ये कहानी हम कह सकते हैं। तो वहाँ से कम एक समझ आया कि हाँ कई तरह की फिल्में होती हैं और उसमें सब अपना एक जाके अपना एक कमरा खोल सकते हैं उस होटल में। तो वो वहाँ से फिर सोचना शुरू किया जब मैं कॉलेज पहुँचा कि मैं फिल्म शायद किसी दिन बनाऊँगा। इनफैक्ट कॉलेज का पहला दिन था जब रैगिंग हो रही थी मेरी, और रैगिंग में ही किसी सीनियर ने पूछा कि अच्छा तू क्या करेगा जब इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं फ़िल्म बनाऊँगा। और मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्यों बोला था, और बहुत अजीब सी बात थी। बट वो सीनियर मुझे बहुत सालों बाद अभी मिला और उसने बोला कि याद है तुझे, तूने उस दिन बोला था। मैंने बोला हाँ वेगली याद है, बट आई डिड नॉट नो। सो आई ऑल्सो डोंट नो कि वो सबकॉन्शियस में था, और वो रैगिंग में जब डर में निकल गया मुंह से कुछ भी हुआ ऐसा, बट वो हमेशा से था। रास्ता ढूंढना मुश्किल था, धीरे धीरे मिला, और आई डोंट नो वो कैसे हुआ या क्या। आई स्टिल मतलब फील थोड़ा सा कि ये सपने जैसा है या कुछ है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, मतलब सिर्फ बना रहा हूँ उतना ही। वो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है वो बात की बात है। एटलीस्ट यू आर एबल टू डू समथिंग विच सीम्ड सो पावरफुल एंड सो फार अवे, दोनों चीज़ें वो आप उसके आसपास कहीं पहुँच गए हैं। दैट इज आई थिंक गुड थिंग। थैंक यू। वरुण भाई इधर आप पास में, इधर ही आपके इधर में मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। एक तो आपने ये रखवाला और इन मूवी की बात की, तो जैसे मैं भी गोविंदा और सनी देओल वाला हूँ, तो पर आपने जो ये दिखाया मुझे मतलब काफ़ी समझ भी आया और काफ़ी पसंद भी आया। पर मेरे को एक बात पूछनी है, वो जो तीसरा बंदा था जिसकी स्टोरी आपने दिखाई नहीं, सिर्फ इशारों में बताया कि कमरे में लाइट आ रही है, वो तो उसकी कुछ ज़्यादा ही वायलेंट स्टोरी कुछ ऐसा है क्या? मतलब एक तो ये, और दूसरा मेरा सवाल आपकी आर्ट फॉर्म से लेके कि आप अपना स्विच कैसे करते हो कि जब स्टैंड अप करते हो फिर ये राइटिंग करते हो, तो क्या सोचते हो कि भाई आज मैं समाज को जगाऊंगा, कल मैं समाज को हंसाऊंगा, मतलब वो क्या कैसे रहता है आपका
ये वाला प्रोसीजर कैसे रहता था, मुझे दोनों। थैंक यू। अच्छा ठीक है, पहला आसान है, पहले वो बोल देता हूँ। तो वो जो वही मैंने कहा, वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। वो इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, या तो वो इतना ब्लॉक्ड है, कई लोग होते हैं जो देखना ही नहीं चाहते कोई भी अपने जो प्रेजुडिस हैं या अपने जो ट्रॉमा हैं या अपना जो भी एक बंधे हुए ख्याल हैं जो उन्होंने मान लिए हैं कि यही है, दुनिया ऐसे ही चलती है ना। किसी कुछ जैसे कुछ भक्त हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता है। तो कुछ हैं जो कि लेकिन, और कुछ हैं जो मानते हैं कि हम भक्त, वो बोलते हैं और बोलते हैं हम नहीं होंगे, तुम जो बोल रहे हो तुम सही है, तुम सही बोल रहे हो लेकिन मेरे को नहीं मानना है। तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे तरह के लोग होते हैं। तो मैंने उसको रखा है कि इज वन जो इनमें से कुछ भी हो सकता है। या तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा अपना ट्रॉमा, या वो एक्सेस करके उसको नहीं देखना चाहता, या वो है ही इतना बड़ा कि वो बिल्कुल वो मतलब उसको डर लग रहा है कि मैं यहाँ टच भी कर लिया मैंने तो मेरे को कुछ नुकसान हो जाएगा। सो इट कुड बी एनी ऑफ दिस। और इसके अलावा भी और इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। उसके घर में मतलब वो बिजली ना आती हो, ऐसा भी हो सकता है ना, उसको लगा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, तो वो भी ट्रॉमा हो उसका। तो दूसरा सवाल, मैं स्विच कैसे करता हूँ? स्विच तो उतना मुश्किल नहीं होता, मुझे नहीं लगता मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ कहानी है, हर चीज़। तो वो मैं सोचता कहानी में ही हूँ। वो मैं स्टैंड अप भी करता हूँ तो वो एक कहानी पहले आती है कि अच्छा ये है। जैसे वो जो भी न्यूज़ है कि वो एयर इंडिया की फ़्लाइट में बिच्छू आ गया और काट लिया किसी को, है ना। तो वो कहानी है अपने आप में कि क्या हो रहा है, कहाँ से मतलब फ़्लाइट में उनकी क्या बोलते हैं, नींबू मांगो तो नींबू तो नहीं मिलता, बिच्छू मिलता है उनके यहाँ। वो तो मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ है। तो यहाँ से कहानी आई, या ये जो है ये भी स्टैंड अप से निकला। एक कोई जोक मैंने पढ़ लिया कि वो मतलब सेंसर बोर्ड ने बोल दिया 22 से 16 कर दो। तो सब कुछ आसपास की रियल लाइफ से सिर्फ उसको रिएक्ट करता हूँ मैं। जो भी रिएक्ट मतलब जो भी चीज़ मुझे या तो परेशान करती है या हंसाती है, या एक वो आ जाता है कि ये मतलब ये हो भी रहा है क्या। एक सिंपल मतलब एक व्हाट द फक जो फ्रेज है ना, कि मतलब वो जो भी चीज़ पढ़ के या आ जाए सामने कि ये क्या हुआ, तो उसको फिर समझने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है कि इसमें मुझे ये क्यों अजीब क्यों लगा। कई बार वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी, उतनी सब लोग उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, और मुझे भी थोड़ा सा बस समझ आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये जो न्यूज़ पढ़ी मैंने या ये जो बिहेवियर देखा किसी इंसान का, इसमें कुछ तो गलत है। वो क्या गलत है फिर वो समझने की कोशिश में कई बार स्टैंड अप निकलता है, कई बार कहानी निकलती है, कई बार बच्चों की कहानी निकल आती है, कई बार अब मेरी नानी अब नहीं रही, लेकिन मेरी नानी अपने लास्ट के कुछ सालों में पूरी मेमोरी लॉस हो गया था, उनका डिमेंशिया हो गया था बहुत सीवियर। सो वो किसी को नहीं पहचानती थी, और अपने बच्चों को किसी को नहीं पहचानती थी, कुछ उनको नहीं पता था। पर वो बार बार वो एक आदमी का नाम लेती थी, हरिहर। वो हरिहर कौन है हम किसी को नहीं पता था। हमने कईयों से पूछा कि भाई है ना, वो किसी को भी देख के अचानक से बोल देगी कि हरिहर तू आ गया। वो कोई भी, मैं हूँ या मेरे पापा हैं या कोई भी घर का रिश्तेदार कोई है। तो वहाँ से वो एक सवाल था मेरे अंदर। हमने पूछा भी कई लोगों से कि कोई होगा उनके टाइम में कोई, जो वो पार्टीशन के बाद वो लोग इंडिया आए थे। तो फिर वहाँ से वो हरिहर कौन है उसको सोचते सोचते मेरे अंदर एक कहानी आ गई, जो फिर मैंने अपनी किताब में लिखी, जो मेरी शॉर्ट स्टोरी की किताब है, तो हरिहर विचित्र। तो अब उस कहानी में वो हरिहर कौन है? वो हरिहर असल में एक सुपर हीरो है जिसने पार्टीशन रुकवाने की कोशिश की थी उस जमाने में। तो ये कहानी मैंने लिखी। अब वो हरिहर जो है वो सुपर हीरो भी है, और वो हरिहर है भी टोबा टेक सिंह जो गांव था वहाँ का है। तो वो एक तरह से वो टोबा टेक सिंह की आत्मा है जो कि सुपर हीरो बन गया और फिर उसने पार्टीशन रुकवाने की कोशिश की। इस तरह की एक कहानी है। अब वो निकली एक बहुत ही सिंपल चीज़ से कि मेरी नानी सबको भूल गई थी और एक हरिहर उनको याद था। वो हरिहर कौन था, वो मैंने उसको ढूंढने के लिए वो पूरी कहानी लिख दी। और वहाँ से अब ऐसे ही अजीब अजीब चीज़ों को रिएक्ट करना और उनको समझने की सिर्फ रिएक्ट नहीं करना, मतलब समझने की कोशिश करना और अपने अंदर एक थ्योरी बना लेना कि ये है वो, है ना। तो वो थ्योरी भले ही कितनी आउटलैंडिश और स्टूपिड हो कि हाँ वो सुपर हीरो था और कुछ था वो, तो
ऐसे ही बन जाता है मेरा। तो आई डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि वो स्टैंड अप है या वो फिल्म है या वो कुछ और है। वो जो है वो एक तरह का सम्मिलित, मतलब जो बॉम्बार्डमेंट होता है दुनिया का, उसमें से कुछ निकल आता है। सो या थैंक यू। सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि एक्चुअली जो टाइम का कॉन्सेप्ट आपकी फिल्म में दिखता है वो यूजुअली हम साई-फाई फिल्मों में थोड़ा एक्सप्लोर कर पाते हैं, विच इज़ अगेन ऑन अ वेरी टैक्टाइल काइंड ऑफ लेवल, बट ये थोड़ा स्किन डीप जाता है। दिस द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम इन योर शॉर्ट फिल्म गोज स्किन डीप, and I was thinking like what a film like Interstellar moves somebody, and अगर उसे हम metaphorically समझें तो somewhere the fourth and the fifth dimension is somewhere in the idea of love in a film like Interstellar. So probably it's in that library, among that books or among those books. तो मुझे ऐसा, and it was exploring the time space continuum. पता नहीं शायद वो फोर्थ या एक रीडिंग पेश कर रही हूँ मैं, मतलब इन अ वे कि दैट फोर्थ और फिफ्थ डिमेंशन इज़ प्रोबेबली दैट टाइम मेमोरी कंटिन्यूम। तो और एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइक की, दैट देयर वाज पर्जिंग ऑफ मेमोरीज, देयर वाज पर्ज एंड कैथारसिस। तो क्या आपके क्वेश्चन नहीं है ये, बट इट वाज मोर ऑफ अ रीडिंग एंड अ कमेंट, दैट वर यू थिंकिंग ऑन द लेवल्स ऑफ कैथारसिस, because there is an evident showing of cathartic kind of an emotion among the people who are baffled by this mystery of time suddenly. So एक cathartic moment आता है फिल्म में, तो which happens in जो sci-fi level में हम पूरा cosmos और वो interstar kind of travel में देखते हैं, वो मेरे ख्याल से वो memories में हो जाता है। So that was, I think, very beautiful, and I was thinking on those levels of time. उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत ब्रीफ भी है। So you can probably. हाँ, तो इसमें ना दो चीज़ें हैं असल में। मैंने एक बार पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, मुझे पता भी नहीं है सच है कि नहीं, so don't take it as a fact. बट मैंने ये पढ़ा था कि ऋषिकेश मुखर्जी जो हमारे फिल्म डायरेक्टर थे, वो बहुत नॉन कम्युनिकेटिव थे अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। और उनको समझने के लिए उनके घर वालों को उनकी फिल्में देखनी पड़ती थी कि वो किस तरह के इंसान हैं और वो किस तरह की इमोशंस में इस समय जी रहे हैं। और ये मैंने पढ़ा था, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में बात अटकी हुई थी। तो वहाँ से एक चीज़ दूसरी निकल के आई कि सिनेमा जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये ठीक है, ये कहानी है इसकी, है ना, प्रेम और सुमन की कहानी है, और वो कबूतर है उनकी कहानी में, और एक बाप है, और एक, है ना, क्लास डिफरेंस की कहानी है। लेकिन वो क्लास डिफरेंस की कहानी उस समय सूरज बड़जात्या ने क्यों बनाई, वो हम नहीं सोचते हैं। हम सिनेमा को, अगर हम कैथारसिस हमको मिलता है देख के, तो सबसे पहले तो जिसने बनाई है हमको उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ को ढूंढ रहा है। कई बार वो सिर्फ कमर्शियल सक्सेस ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा मतलब नॉट सेइंग कि साइको एनालाइज मैंने प्यार किया, बट you can psychoanalyze a lot of cinema, and even pure commercial cinema, because eventually out of 20 scripts they still chose this particular kind of trash to make, so they have some choice they are working, है ना। तो वो मेरे लिए वो दूसरा एक और जो इस फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे आपने कहा इंटरस्टेलर में this cathartic moment kind of happens in a library. In this one it happens in a cinema hall for a reason, because cinema hall is the place where a lot of us who are not emotional at all in real life, we become connected emotionally to someone else's story, because it, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया। तो वो वाली जो बात है वो सिनेमा पे बहुत ज़्यादा लागू होती है, और किसी भी आर्ट पे ज़्यादा, जो भी आर्ट आपको रिएक्ट करने को मजबूर करती है, जो
एक्टिव आर्ट होती है, लाइक नॉट द पैसिव. ऑफ कोर्स पैसिव आर्ट कैन ऑल्सो, आई मीन आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ पीपल गोइंग इन फ्रंट ऑफ मोनालिसा का पेंटिंग एंड क्राइंग. Though I think pop culture has a lot to do with that and not just the quality of the painting, but still it's just the moment कि अच्छा आप किसी सेलिब्रिटी को आपने देख लिया है, वो वाली शायद जो फीलिंग आती होगी मोनालिसा के सामने, but it still is some kind of cathartic. Not everyone will cry and go seeing a great painting or a famous painting. तो वो जो है ना, सिनेमा हॉल becomes a kind of a dimension of its own. तो जो चौथा डायमेंशन जो टाइम के साथ, और सिनेमा हॉल में टाइम बहुत बड़ा डायमेंशन है, क्योंकि फिल्म की एक अवधि होती है और वही फिल्म सब लोगों को अच्छी हो, अगर आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं तो दैट फिल्म नॉट जस्ट इट डजंट एंड इन दैट 2 hour ड्यूरेशन. इट प्रॉबली लिव्स विद यू फॉर अनदर 2 weeks, समटाइम्स 2 years, समटाइम्स 20 years. तो वो टाइम को लेके जो फिल्म जो हम 2D स्क्रीन पे देखते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा डायमेंशन है वो टाइम का है, जो वहाँ दिख नहीं रहा है, जो हमारे साथ घर जाता है ज़्यादातर. तो वो मैं एक्सप्लोर करना चाहता था इसके ज़रिए, और इसलिए भी वो सिनेमा हॉल बहुत बड़ा एक हिस्सा था और वहीं वो हो सकता था. और वो जो आदमी बोलता है कि यहाँ पे आपके अंदर जो भी इमोशन छुपा है, वो शर्म है, गुस्सा है, वो किसी भी तरह का, तो वो सामने निकलता है. वो दो ही सेइंग अबाउट दिस वन मैजिकल सिनेमा हॉल जहाँ पे टाइम का इलोंगेशन या कंप्रेशन हो रहा है, बट इट इज ट्रू फॉर एवरी सिनेमा हॉल, इवन इफ इट इज योर फोन स्क्रीन. दैट इज नाउ काइंड ऑफ सीन ऑफ एक्शन नाउ. तो वो सब मैं चाहता था इसमें एक्सप्लोर करना थोड़ा सा. सर, आपके मल्टीपल रोल्स की बात हम कर रहे थे, तो ये जो डायरेक्टर का आपका न्यूएस्ट रोल है, अगर हम बाकी के रोल्स देखें, राइटर, स्टैंड अप कॉमिक, ये थोड़े लोनसम वर्किंग रोल ज़्यादा लग रहे हैं, और ये एज कम्पेयर टू दैट अ डायरेक्टर इज़ अ टीम ओरिएंटेड रोल. तो हाउ वाज दैट डिफरेंस बिटवीन दीज रोल्स? एक तो ये सवाल है कि क्या आपको लगा कि ये कंफर्टेबल स्किन है मेरी, या फिर इसमें कुछ नए चैलेंजेस या स्किल्स थे जो आपको सीखने पड़े या आपने उनको अक्वायर किया? तो वो सवाल था सर. हाँ, ये अच्छा सवाल है. मेरे ख्याल से ये मेरे लिए थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए ही डरा हुआ था. काफ़ी सालों से मैं टाल रहा हूँ फिल्म मेकिंग का जो अपना सपना था. 2015 से मैंने सोचा था कि मैं मसान के बाद मैं फिल्म बनाऊँगा, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ लोगों से डील करने में. लोगों की ईगोज डील करना पड़ता है, और जनरली पीपल मैनेजमेंट इज समथिंग आई एम नॉट वेरी हैप्पी डूइंग. आई एम हैप्पी डूइंग माई ओन स्टैंड अप कॉमेडी, जहाँ मैंने खुद लिखा और गया स्टेज पे परफॉर्म किया और घर आ गए, और बात भी पूरी हो गई, लोगों का रिएक्शन भी मिल गया. जो मैं कहना चाहता हूँ वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कह लेता हूँ. तो ये डरावना था मेरे लिए, शॉर्ट फिल्म भी और उसके बाद फीचर फिल्म भी. पर अब जब कर लिया है तो मुझे लगता है कि इफ़ यू मेक योर टीम राइट तो उतनी दिक्कत नहीं होती है. आपको वैसे ही लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपकी जितनी कम आपकी ईगो है उतनी ही कम उनकी ईगो हो. कोई भी थोड़ा भी ईगो वाला आ जाए तो ऑफकोर्स वो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ऑल्सो अगर होती भी हैं तो अब मैंने ये देख लिया है कि some of the sacrifice of your peace of mind is worth it if you end up making something good, or if you end up making something you wanted. Good bad तो वो बाद में बहुत सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं, पर आप जो बनाना चाहते हैं आप वो उसको एक जो भी आपने जिस तरह से सोचा था उतना बना लें, तो उसमें दिक्कतें तो होंगी, बट इट इज़ वर्थ इट. प्लस इट इज़ वन thing I can do where I'm not completely alone. जो दिक्कत होती है, मतलब राइटिंग में बहुत बार आपको लगता है कि आप 3-4 महीने अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, पता नहीं, उसका सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है. आपने लिख लिया, एक पूरा ड्राफ्ट लिख लिया, जिस दिन पहली बार पूरा ड्राफ्ट ख़त्म होता है उस दिन बहुत हल्का लगता है और एक दिन के लिए लगता है.
क्योंकि दूसरे दिन आप फिर पढ़ते हैं उसको और लगता है कि क्या बकवास लिखा, मैं 6 महीने से इस पे लगा था और ये तो क्या ही, मतलब बहुत ही ख़राब लिखा है। और ये हर स्क्रिप्ट के साथ हुआ है, ये मतलब मसान के साथ भी हुआ है, सीक्रेट गेम्स के साथ भी हुआ है, मेरी अपनी फिल्म जो अभी मैंने बनाई है, सबके साथ ये होता है कि जब आप पहला ड्राफ्ट ख़त्म करते हैं उसके 1 हफ्ते बाद बहुत ज़्यादा दिल इतना डूबा होता है, लगता है कि होगा ही नहीं हमसे, हम कुछ और ही करने के लिए बने हैं, ये तो नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे देन आपको फिर खुद को उठा के फिर देन यू वर्क ऑन द सेकेंड ड्राफ्ट, देन यू वर्क ऑन द थर्ड ड्राफ्ट टिल यू रीच 6th और 7th ड्राफ्ट। उसके बाद जाके थोड़ा सा भरोसा आने लगता है कि आप जो आपने लिखा है बनाने लायक है या आगे भेजने लायक है। तो वो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग एंड लोनली प्रोसेस। तो एज कंपेयर टू फिल्म मेकिंग जहाँ पे आप के पास हर रोज़ कुछ 15-20 लोग होते हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सो इट feels more dynamic and more fun. Yeah, hi Varun. I resonate with your creative process and resonating that I'm here. I really loved the film. The production is great. It's really beautifully done film. I wanted to know, how did you decide on the duration? Because that's my challenge all the time. Because duration of the film or of the kiss, I thought. Duration of the film. So duration of the film, I wanted to make a film between 12 to 15 minutes only. वो मैं हमेशा से चाहता था कि एक तो जितने भी रिसोर्सेज हों, अगर मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं तो मैं अगर 100 रुपये में 20 मिनट की फिल्म बनाऊं और 100 रुपये में 10 मिनट की फिल्म बनाऊं तो 10 मिनट की फिल्म में मैं ज़्यादा रिसोर्सेज अच्छे से लगा पाऊंगा, ज़्यादा लाइट्स ले आऊँगा, अच्छे लेंसेज वी यूज्ड एनामॉर्फिक लेंसेज विच वी रियली वांटेड टू गिव दैट दैट थोड़ा सा ड्रीमी लुक टू एवरीथिंग। वो थोड़ा सा फैंटेसी लैंड का फील आ रहा है उन लेंसेज की वजह से। सो वो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि ये 12 से 15 मिनट की फिल्म होगी, 12 की होगी आइडियली, और फिर क्रेडिट्स वगैरह और कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके वो 15 की आ जाएगी। बट एडिट पे जाके वी फिगर्ड कि 15 की तो होगी ही, फिर क्रेडिट के साथ अब 17 मिनट की है। बट हमने एक 15 मिनट का कट भी बनाया था बिकॉज अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स। सो फेस्टिवल्स वर ऑल्सो अनदर गेम कि आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो वो और कहीं नहीं जाएगी, फेस्टिवल्स में जाएगी, और फेस्टिवल्स में इज्जत मिलती है और थोड़ा लोग देखते हैं तो यू इवेंचुअली एटलीस्ट गेट टू शो योर फिल्म। आपने बनाई है और कम से कम फिल्म लविंग ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड गेट्स टू सी द फिल्म। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स में कट ऑफ है 15 मिनट का फॉर शॉर्ट फिल्म्स फॉर सबमिशन, खास करके बहुत सारे बड़े फेस्टिवल्स में। कान फिल्म फेस्टिवल में 15 मिनट का है, सनडांस में भी शायद 15 या 20 मिनट का कट ऑफ है, और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में 30 मिनट्स का है। बट दे प्रेफर शॉर्टर फिल्म्स बिकॉज देन दे कैन प्रोग्राम मोर फिल्म्स। तो अगर आपकी फिल्म 30 मिनट की है और किसी ने 10 मिनट की फिल्म भेजी है तो दे वुड थिंक कि 3 10 मिनट की फिल्में ले लो बजाय एक 30 मिनट की होने के, इवन इफ दे आर इक्वली गुड ऑल 4। तो फिर वो छोटी फिल्म को प्रेफरेंस मिल जाता है, वो भी एक बात है। प्लस आई ऑलवेज वांटेड टू बी वेरी प्रिसाइज विद दिस स्टोरी। आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू एनी ऑफ द लॉन्ग देयर नैरेटिव्स ऑफ देयर बैक लाइफ एंड ऑल दैट। तो वो मैं चाहता था कि ये जितने कम डायलॉग हों, जितना ज़्यादा इसमें एक मूड हो, और फिर मूड एक you can sustain only for that much in this kind of film which is very narrative and suspense driven in a way कि अब क्या होगा और ये कैसे solution कैसे मिलेगा इसका। So all of these considerations, and I wrote a 12-page script which would have definitely been a not more than 15-minute film। तो वो सब बैठ गया finally। Thank you everybody for the questions. I would request Varun to read us a few lines from a couple of his poems, which he has promised us. So yeah, I don't want to make it more tiring because this time कैसे निकला वो हमें भी पता नहीं चला. So this is. तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये एक बच्चों की कविता लिखी है
मैं वो अभी साइकिल नाम की एक पत्रिका आती है, अगर आप हिंदी के शौकीन हैं और आप बच्चे हैं या नहीं हैं या अंदर से बच्चे हैं या जो भी, मतलब इट्स नॉट ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों की कहानियां हैं उसमें, लोमड़ी और चीते और इस सब की, तो सब तरह की कहानियाँ होती हैं। साइकिल नाम की एक पत्रिका है, भोपाल से छपती है, एक तारा की, तो उसके लिए मैं रेगुलर कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। मुझे बहुत पसंद है वहाँ जो एक फ्रीडम मिलता है, एक नई तरह की दुनिया की बातें करने का। तो उसके लिए मैंने एक नई कविता लिखी है जो अभी तक कहीं आई नहीं है, मतलब छपेगी जल्दी ही, तो मैं ये आपको यहाँ सुनाता हूँ। ये कविता असल में एक, मैं मीटर, कविता में जो मीटर होता है, जो बहर होती है, उसकी एक एक्सरसाइज थी मेरे मन में कि मैं एक लंबी कविता लिखूं और एक बहुत मतलब छोटी बहर को पकड़ के, छोटे मीटर को पकड़ के मैं लंबी सी कविता लिखूं। बस ये ही मेरा सपना था, ये मतलब एम था, और वो मैंने फिर सोचा कि ये बच्चों की दुनिया में इसको डालते हैं। इस कविता का नाम है हरी पतंग पे हरा पतंगा, और बहुत लंबी है तो मुझे याद नहीं, मैं पढ़ के ही सुनाऊंगा। एक है घोड़ा दो सवार हैं, तीन लोक के चार द्वार हैं। एक है घोड़ा दो सवार हैं, तीन लोक के चार द्वार हैं। देखिए कहाँ चला गया ये, सॉरी। एक है घोड़ा दो सवार हैं, तीन लोक के चार द्वार हैं। रात भी 5 पहर सोती है, कथा शुरू ऐसे होती है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आपने फिल्म देखी, अनुराग की भी, हमारी भी। सो थैंक यू, इट्स प्लेजर। थैंक यू अगेन टू किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट।